एपिसोड 11 तारा छिपाने वाली घांस। अर्थ ने जिन 3 चीजों का जिक्र आर्या से किया, उसे सुनकर आर्या की आंखें एक झटके में खुल गईं और बोली, आप ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि आप उन चीजों को प्राप्त करने में मेरी सहायता कर सकती हैं? अर्थ ने उम्मीद के साथ पूछा, लेकिन आर्या ने उसे तुरंत नकार दिया, जिससे अर्थ की उम्मीद एक झटके में गायब हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके चेहरे पर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया हो। आर्या ने अपनी भौहों को थोड़ा सा हिलाया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैंने कभी भी जेम ग्रास के बारे में नहीं सुना, लेकिन पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले जानवर का कोर केवल उसके मरने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। और ब्लू विंड एम्पायर में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो वास्तव में इस तरह ताकतवर जानवर को मरने का दमखम रखते होंगे। यहाँ की फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में भी लोग ऐसा करने में सक्षम होंगे, वे उनकी संख्या भी बहुत कम है। और रही बात तीसरी चीज यानी कि पर्पल वैंड हेवन क्रिस्टल, तो वह एक अमूल्य अमर खजाना है जिसके लिए चारों संप्रदाय भी पागल हो जाएंगे। ऐसे में ये 3 चीजें हासिल करना मेरे लिए तो पूरी तरह से नामुमकिन ही है। भले ही मेरी गुरु इन चीजों को तलाश करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उनके लिए इन्हें प्राप्त करना लगभग असंभव होगा। अर्थ की छाती ऊपर नीचे हो रही थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो चुप हो गया। वैसे आपने बताया नहीं कि आप उन 3 चीजों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? आर्या ने फिर से पूछा। मेरी गहरी नसों की मरम्मत करने की कोशिश, अर्थ ने उत्तर दिया। मैं वास्तव में आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं, आर्या ने कहा। उसे विश्वास नहीं था कि वे 3 चीजें वास्तव में किसी की गहरी नसों को ठीक कर सकती हैं। अर्थ ने अपना सिर हिलाया जैसे कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वे 3 चीजें ऐसी वस्तुएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें कोई सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मैंने तो केवल उनके बारे में आपसे पूछ रहा था। एक छोटे से विराम के बाद अर्थ फिर से धीमी आवाज में बोला, वाइफी, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में तुम्हारे लौटने के बाद क्या हम दोबारा मिलेंगे? मुझे दोबारा वाइफी मत कहो, मेरा नाम आर्या है, आर्या ने कहा। जैसे जैसे उसकी आवाज ऊंची होती गई, उसकी आवाज में ठंडापन बढ़ता गया। इस पर अर्थ ने लापरवाही से कहा, मैंने तुमसे शादी की है और तुमने भी मुझसे शादी की है। हम पहले ही हजारों को साक्षी मानकर स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम कर चुके हैं। हम शादी की पूरी प्रक्रिया से भी गुजरे हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी। ऐसे में मैं अगर तुम्हें वाइफी न कहूं तो और क्या कहूंगा? अर्थ की बात सुनकर आर्या अवाक हो गई। थोड़ी देर बाद वह उदासीनता से बोली, कुछ भी जो तुम्हें उपयुक्त लगे। अर्थ थोड़ा मुस्कुराया। उसकी पत्नी अछूत थी, लेकिन उसके पास बातचीत करने का कोई कौशल नहीं था। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्या हम दोबारा मिलेंगे? अर्थ ने फिर से पूछा। नहीं, आर्या ने उत्तर दिया। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद करते हुए दीवार से अपना सिर टिका लिया और बोला, आपको वास्तव में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में वापस लौट जाना चाहिए। आप जैसी प्रतिभाशाली इंसान के लिए इस छोटे से तियान शहर में नहीं रहना चाहिए और न मेरे द्वारा बंद कर रहना चाहिए। जब आप चली जाएंगी तो आपकी फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य होने की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी, जिससे इस छोटे से तियान शहर में कोई मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर मैं यहां आराम से रहूंगा। जैसी आपकी इच्छा, आर्या ने भावहीन होकर उत्तर दिया। ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम मुझे फिर कभी नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ पर किसी को अपनी रखैल बना सकता हूँ। अर्थ ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन उसकी इस बात आर्या के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी और उसकी शरीर से तुरंत ठंडी शक्ति निकलने लगी, जिससे कमरे का तापमान ठंडा होने लगा। अर्थ जानता था कि आर्या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए उसने आर्या के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही से कहा, देखो, अगर तुम मुझे रखैल बनाने की अनुमति नहीं दोगी तो फिर मैं सचमुच तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्षमाशील आर्या का दिल पानी की तरह शांत था, लेकिन उसका मन अर्थ को कमरे से बाहर निकालने का हो रहा था। ठीक उसी समय उसने अर्थ को खड़े होकर दरवाजे की ओर जाते हुए देखा। उसने झट से पूछा, कहाँ जा रहे हो? नींद नहीं आ रही है, मैं तारे देखने बाहर जा रहा हूँ, उसने आर्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा। इस तरह इस कोने में बैठकर भला किसी को अच्छी नींद कैसे आ सकती है? आर्या ने अब और कुछ नहीं बोला और अर्थ भी दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। आधी रात का समय था, सब कुछ शांत था। आंगन में खड़े होकर अर्थ ने अपनी आंखों में दृढ़ भाव के साथ सितारों से भरे आकाश को देखा। हालांकि अंदर ही अंदर वो एक हैरान और परेशान कर देने वाली बेचैनी से परेशान था। आज वो पहला दिन था जब उसने पुनर्जन्म लिया था। हालांकि अतीत की तुलना में उसका दिमाग काफी बदल गया था। एक बदलाव के साथ ये भी कहा जा सकता है कि उसने दुनिया को उल्टा कर दिया था। यहाँ तक उसका मजबूत दिमाग भी अपनी वर्तमान क्षतिग्रस्त मिस्टिक वेंस की स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सका। यदि वो जेम ग्रास, पर्पल वैंड हेवन क्रिस्टल और पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले जानवर का कोर प्राप्त कर सका तो वह अपनी मिस्टिक वेंस को ठीक करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे 3 में से एक चीज भी प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है।
आखिर इस दुनिया में ताकतवरों का ही सम्मान किया जाता था। पर्याप्त शक्ति के बिना व्यक्ति जो चाहता है उसे प्राप्त करना केवल एक भ्रम मात्र था। अचानक अर्थ को अपने बाएं हाथ से हल्की सी धड़कन महसूस हुई। उसने अपना बायां हाथ उठाया और देखा कि उसकी हथेली में आकाश विषमोती हल्की हरी रोशनी से तेजी से चमक रहा है। ये देखकर अर्थ की आंखें सिकुड़ गईं। दरअसल आकाश विषमोती में जहरीला होने और मजबूत शोधन क्षमता होने के अलावा एक और अतिरिक्त क्षमता थी। इसमें विशेष प्रकार की क्षमता थी जो कि आसपास की अनोखी जड़ी बूटियों और विषैली चीजों को महसूस कर सकता था। यदि कोई अत्यधिक विषैला पदार्थ या फिर कोई अनोखी जड़ी बूटी आकाश विषमोती से एक निश्चित दूरी पर हो तो ये समझ जाएगी कि यह कहाँ होगा और चमकती रोशनी निकालेगा तथा अपने लक्ष्य की ओर इशारा करेगा। लेकिन इसकी शर्त यही थी, सामग्री उच्च मत गुणों वाली होनी चाहिए। एजियो क्लाउड महाद्वीप पर भी यह इस तरह से केवल 6 बार चमका था और अर्थ को सबसे दुर्लभ खजाने को खोजने का मौका मिला। हालांकि यह आकाश महाद्वीप पर उसका पहला दिन था जब आकाश विषमोती चमका था। आकाश विषमोती का इशारा उत्तर दिशा की ओर था, जो कि चुरू कबीले के पर्वत की दिशा की ओर था। अर्थ का अपना छोटा सा आंगन था। इस स्थान को चुरू कबीले की सभी जगहों में से सबसे खतरनाक कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि उसके आंगन की दीवारों के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ थे। ये पर्वत अभी भी वास्तव में चुरू कबीले की संपत्ति थी। कभी कभार कोई भटकता हुआ निम्न स्तर वाला जानवर भी दीवारों पर चढ़कर अंदर घुस जाता था, और यदि कोई इस पहाड़ के पीछे से आकर इस स्थान पर कब्जा करना चाहे तो उसके लिए भी यह एक अच्छा विकल्प हो सकता था। लेकिन कबीले की ताकत के सामने आज किसी ने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। अर्थ ने संकोच नहीं किया और सीधे दीवार पर चढ़ गया। हालांकि उसकी गहन शक्ति न के बराबर थी, लेकिन फिर भी उसे 3 मीटर की दीवार पर चढ़ने में कोई समस्या नहीं हुई। पहाड़ी इलाका शांत था। अगर यह पिछला अर्थ होता तो वह आधी रात को यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करता। अर्थ ने आने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब उसे यकीन हो गया कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो वह धीरे से उस दिशा में चला गया जिस दिशा की ओर आकाश विषमोती इशारा कर रहा था। चांद की रोशनी में पहाड़ धुंध की एक पतली परत से ढका हुआ लग रहा था, जिससे ये रहस्यमय और खतरनाक भी लग रहा था। कुछ समय बाद अर्थ पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। यहाँ पर आकाश विषमोती की टिमटिमाती रोशनी अपने चरम पर थी। अर्थ रुका और सोचने लगा कि क्या वह यहीं आसपास है, लेकिन यह स्पष्टतः रूप से पर्वतीय क्षेत्र का तलहटी मात्र था। चुरू कबीले के चिकित्सकों को यहाँ से रोज गुजरना पड़ता है, तो फिर यहाँ पर कोई जड़ी बूटी उनकी नजर से कैसे बच सकती है। हालांकि आकाश विषमोती की चमक शीर्ष पर थी, जिसका मतलब यह था कि लक्ष्य कम से कम 10 कदम के दायरे में था। चांदनी रात में अर्थ की भौहें कड़ी हो गईं क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे और ध्यान से अपने आसपास जमीन के हर इंच को देख रही थी। सामान्य परिस्थितियों में औषधीय जड़ी बूटी जितनी अधिक मूल्यवान होती है वो स्थान उतना ही खतरनाक होता है, लेकिन पहाड़ की तलहटी पर खरपतवार के अलावा कुछ नहीं था। वहां पर फिलहाल तो खतरे का कोई नामो निशान नहीं था और अर्थ को अभी भी कोई जड़ी बूटी नहीं मिली थी, जिससे उसे आकाश विषमोती की प्राकृतिक भावना पर संदेह होने लगा। अर्थ आंखें ध्यान से जमीन के एक घेरे को देख रहा था, लेकिन उसे वहां पर सामान्य खरपतवार के अलावा कोई सबसे आम जड़ी बूटी भी नहीं मिली। वो जैसे ही हार मानने वाला था तभी उसकी नजर अचानक किसी असामान्य गतिविधि वाली जगह पर पड़ी। आज के अर्थ के पास बहुत ज्यादा आत्मज्ञान था। उसने अपना सिर उठाया और उस जगह को देखा जहां से उसे असहज भावना महसूस हुई थी। वहां पर भी बड़ी मात्रा में खरपतवार थी, लेकिन एक चट्टान के किनारे एक खरपतवार ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वो वहां पर चला गया और उसके बगल में बैठ गया। वो बहुत देर तक घास फूस को देखता रहा। उस जंगली घास फूस के बीच जमीन पर छोटी सी दरार थी। हालांकि ये दरार बहुत छोटी थी और उस दरार में 2 घास के तिनके उगे थे। हालांकि अगर कोई करीब से देखता तो पता चलता कि ये तिनके आसपास की खरपतवार की तुलना काफी अलग थे। इस समय अर्थ की आंखें उस दरार पर मजबूती से टिकी हुई थी और अचानक ही उसने घास के उन 2 पौधों का विचित्र रूप देखा। वे पलक झपकते ही प्रकट हुए और फिर बिना कोई निशान छोड़े दोनों पौधे गायब हो गए। अर्थ की आंखें चैमड़ी हो गईं और वह अचानक ही परमानंद से भर गया। उसने तेजी से वह हाथ आगे बढ़ाया जिसमें आकाशविश मोती था, उसको उस दरार की ओर बढ़ाया और उस आकाशविश की रोशनी के नीचे वे दोनों पौधे फिर से दिखने लगे। तारा छुपाने वाली घास। ये वास्तव में तारा छुपाने वाला घास है, और वो भी 2 पौधे। अर्थ ने उत्साहित होकर धीमी आवाज में कहा और उन्हें उखाड़ने के लिए अपना हाथ नीचे किया, जिससे आकाशविश मोती चमक उठा और दोनों पौधे उसके हाथ में आ गए। औषधीय जड़ी बूटी की गुणवत्ता जितनी अच्छी होती थी उसकी कटाई करना उतना ही कठिन होता था, क्योंकि कटाई के दौरान कोई भी गड़बड़ हुई तो उसका औषधीय गुण तुरंत नष्ट हो सकता है। लेकिन आकाश विष मोती के साथ चाहे जड़ी बूटी कितनी ही जटिल क्यों ना हो, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं थी।
आकाश विषमोती अपनी आभा को किसी भी प्रकार की किसी भी जड़ी बूटी के चारों ओर पूरी तरह से लपेटकर किसी भी संभावित हानिकारक प्रभाव के बिना जड़ी बूटी की कटाई कर सकता था। ये वास्तव में एक चमत्कार था। तारा छिपाने वाली घास के पौधों को देखकर जो उसकी हथेली में छिपे थे, अर्थ की बांह उत्साह से कांप उठी। अपने पूरे 26 साल के जीवन में उसने एजियो क्लाउड महाद्वीप पर लगभग हर जगह यात्रा की थी और उसे केवल एक पौधा तारा छिपाने वाली घास का प्राप्त हुआ था, और यहाँ पर उसे पहले दिन ही उसके 2 पौधे मिल गए थे, वो भी अपने घर के पहाड़ों में। कोई यह नहीं कह सकता है कि तारा छिपाने वाली घास और सामान्य खरपतवार के बीच तुलना करने पर कोई अंतर है, क्योंकि कोशिश करने पर भी उनमें अंतर कर पाना लगभग असंभव था। साथ ही इसमें एक असामान्य क्षमता थी जिससे कि ये अपने आप को अदृश्य कर लेती थी। एक तरह से इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसे कोई ढूंढना चाहे तो उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसके गुरु ने उसे एक बार बताया था कि तारा छुपाने वाली घास एक बहुमूल्य खजाना है, लेकिन बहुत कम लोग थे जो इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। एजियो क्लाउड महाद्वीप में इसे पहचानने की क्षमता रखने वालों की संख्या 5 से अधिक नहीं थी। इसके अलावा दुनिया में एकमात्र चीज जो इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर सकती है वो आकाश विषमोती है। ये वास्तव में स्वर्ग की कृपा है जो मेरी सहायता कर रही है। तारा छिपाने वाली घास के इन 2 पौधों का मालिक होना एक अचूक तुरूप का पत्ता होने के बराबर है। मैं इनको स्टार कंसीलिंग पिल में परिष्कृत करने के बाद कुछ समय के अदृश्य हो सकता हूँ, जिससे मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, भले ही वो लोगों को मारना या लूटना ही क्यों ना हो। अर्थ ये कहकर जोर से हंसा। इसके बाद उसने उन दोनों पौधों को आकाश विषमोती के भीतर भेज दिया। जिसके ऐसा करने के बाद आकाश विषमोती की चमकती रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। अर्थ जैसे ही वापस लौटने के मुड़ा ही था कि उसे अपने बाईं ओर 50 मीटर से कम दूरी पर एक धुंधली छाया दिखाई। यह एक अस्पष्ट सफेद जैसी दिखाई दे रही थी। अर्थ कुछ देर सोचने के बाद उस छाया की ओर जाने लगा। आखिर क्या है ये धुंधली छाया? कहीं यह अर्थ के लिए कोई खतरा तो नहीं है? और कैसे ढूंढ पाएगा अर्थ अपनी जरूरत की जड़ी बूटियां? CH-12 लाल बालों वाली रहस्यमयी लड़की जब अर्थ ने उस सफेद छाया को देखा तो वो उसकी ओर जाने लगा। अगर वो पहले वाला अर्थ होता तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अभी उसने आगे बढ़ने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया। जैसे वो उस साए के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि यह वास्तव में कोई इंसान था जो कि बहुत शांति से लेटा हुआ था। आप कौन हैं? जब अर्थ ने उस धुंधले इंसान को देखा तो उसने चलना बंद कर दिया और पूछा। अर्थ के सवाल का उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अर्थ को महसूस हुआ कि शायद वो इंसान बेहोश है। अर्थ ने ज्यादा नहीं सोचा और वो उसके करीब चला गया और चांदनी की रोशनी में स्तब्ध होकर उसे देखा तो उसे पता चला कि वो वास्तव में एक लड़की है। एक लड़की जो 12 से 13 साल की लग रही थी और उसने अस्त व्यस्त पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था और उसका शरीर किसी भयभीत बिल्ली के बच्चे की तरह मुड़ा हुआ था। उसकी स्कर्ट के नीचे उसकी 2 छोटी छोटी टांगें बर्फ की तरह सफेद दिख रहे थे। जिसके शरीर पर सबसे आकर्षक चीज जो थी वो उसके बाल थे। यह अप्रत्याशित रूप से एक दुष्ट राक्षस के अलौकिक चमकीले लाल रंग जैसे थे। एक लड़की, कोई लड़की यहाँ कैसे हो सकती? और ये यहाँ पर कैसे पहुंची? और इसके बालों के रंग के पीछे का कारण क्या है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि आकाश महाद्वीप पर लाल बालों वाले लोग उपस्थित हैं। अर्थ ने झुककर अपना हाथ बढ़ाकर लड़की के कंधे को धीरे से हिलाया। छोटी लड़की, छोटी। आश्चर्य से चिल्लाने के बाद उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और उसने बिजली जैसी तेजी के साथ अपना हाथ लड़की के कंधे से वापस खींच लिया, क्योंकि उसे उसके शरीर से एक चौंकाने वाली अनुभूति महसूस हुई। उस लड़की के शरीर से बेहद जहरीली आभा निकल रही थी। ये जहर इतना खतरनाक था कि अर्थ भी उससे थोड़ा घबरा गया, क्योंकि यह अर्थ के द्वारा देखे गए अब तक सबसे शक्तिशाली जहरों से भी काफी ज्यादा खतरनाक था। ये इतना भयानक था कि हाथ लगाते ही अर्थ के रोंगटे खड़े हो गए। वो भयानक काले रंग का जहर था, यहाँ तक उस लड़की के आसपास की जमीन भी जहर के प्रभाव से काली पड़ गई थी। अर्थ का हृदय अंदर से कांप उठा। वो तो यदि अर्थ के पास आकाश विषमोती न होता तो जैसे ही उसने उस लड़की के शरीर को छुआ था वैसे ही उसका आत्मा उसका शरीर छोड़ देती। अर्थ थोड़ी सोच में पड़ गया। इस संसार में इतना भयंकर विष कैसे हो सकता है? क्या सभी जहरों में सबसे खतरनाक जहर आकाश विषमोती से निकलने वाला जहर नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में आकाश विषमोती से भी ज्यादा जहरीली कोई चीज है? अर्थ के मन में कई संदेह थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल सका। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं था कि ये छोटी लड़की वास्तव में बेहोश नहीं थी, बल्कि जहर के प्रभाव से मर चुकी थी, क्योंकि इस जहर के प्रभाव से कोई आकाश गहन क्षेत्र वाला योद्धा न बच सके। फिर इस लड़की की तो बात छोड़ ही दो, अर्थ ने मन ही मन कहा। अर्थ ने एक गहरी सांस ली और एक झिझकने के बाद उसने फिर से उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे से उसके बेजान शरीर को पलट दिया। चांद की रोशनी में लड़की के उस चेहरे को देखकर अर्थ सदमे में डूब गया। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो।
कोई लड़की इतनी कम उम्र में इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? अर्थ की आत्मा से एक कांपती आवाज निकाली। ये लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि किसी शायद किसी की आत्मा तक चुरा ले। यदि वो इसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो वो कभी विश्वास नहीं करता कि इतनी कम उम्र की लड़की अप्रत्याशित रूप से इतना रोमांचक आकर्षण प्रकट कर सकती है। उसके विशेष लाल बाल, सफेद मोतियों जैसा चेहरा जिसकी प्रत्येक विशेषता अपने चरम सीमा तक सुंदर थी। अर्थ को इस लड़की की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। उसने अब तक की सबसे सुंदर जिस लड़की को देखा था वो उसकी आर्या थी, जो कि पूरे तियान सिटी में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। यहाँ तक पूरे ब्लू विंड एम्पायर में भी शायद ही कोई उसकी बराबरी कर सके। लेकिन अर्थ ने जब इस लड़की का चेहरा देखा तो वह दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी लड़की के चेहरे का उसकी आत्मा की गहराई तक इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा। वो इस समय केवल 12-13 साल की लग रही थी। अगर वो आर्या की उम्र की होती तो शायद उसकी केवल एक मुस्कुराहट से ही अराजकता फैल जाती। लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की को एक ऐसे भयानक जहर से मार दिया गया जिसे अर्थ जैसे जहर विशेषज्ञ ने तक पहली बार देखा था, और चुरू कबीले की पहाड़ पर मर गई थी। अर्थ ये पता नहीं लगा पाया कि वास्तव में वो कौन सा जहर है। उसे केवल यह महसूस हुआ कि यह वास्तव में कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस खूबसूरत लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। वास्तव में वे कितने क्रूर लोग होंगे जिन्होंने इतनी खूबसूरती लड़की को इतनी बेरहमी से मार डाला। अर्थ ने लड़की के चारों ओर जहर से दूषित काली वनस्पति और जमीन को देखा, और एक पल रुकने के बाद अपना बायां हाथ बढ़कर लड़की की ठंडी छाती पर रख दिया, जिससे आकाश विषमोती ने तुरंत उसके शरीर में मौजूद जहर को सोखना शुरू कर दिया। ये चुरू कबीले का पहाड़ था, और यदि यह जहर फैलता तो पूरा पहाड़ एक मृत पहाड़ में बदल जाता। भले ही आकाश विषमोती की शक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन उसमें अभी जहर को सोखने की क्षमता तो बरकरार थी। उसकी हथेली में आकाश विषमोती चमकता रहा, जिससे लड़की के शरीर का जहर शुद्ध होता गया। इसके तुरंत बाद अर्थ को लड़की की छाती में थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस हुआ, और उसने देखा कि लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। अर्थ को उस लड़की की आंखों से एक भयानक आभा महसूस हुई, और जैसे उसकी आंखें लड़की की आंखों से मिली तो अर्थ को गहरी खाई में गिरने जैसी भयावहता महसूस हुई, जिससे उसका दिल काफी डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लड़की जो अभी सांस तक नहीं ले रहा था और जिसका शरीर बर्फ की ठंडा पड़ गया था, उसने अब अपनी आंखें खोल ली थी। लड़की ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्थ की बाईं हथेली को मजबूती से पकड़ लिया। उसने अपने ओंठ हिलाए और आवाज निकाली, आकाश विषमोती। उसके मुंह से ये 3 शब्द सुनकर अर्थ ऐसे कांपने लगा जैसे कि भूकंप आ गया हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आकाश विषमोती उसके द्वारा एजियो क्लाउड महाद्वीप से यहाँ पर लाया गया था। यह आकाश महाद्वीप मौजूद नहीं था, लेकिन इस लड़की ने सिर्फ एक नजर देखकर ही उसका नाम बता दिया। अर्थ अभी अपने सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक उसे अपनी उंगली में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से कराह निकल गई। जब उसने अपनी उंगली को देखा तो पाया कि उस लड़की ने उसकी उंगली पर बहुत जोर से काट लिया था। काटने के कारण उसकी उंगली से तेजी से खून बहने लगा और वो सारा खून लड़के ने अपने मुंह के अंदर सोख लिया, वो भी जमीन खून की एक भी बूंद गिरे बिना। चिंतित होकर अर्थ ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी अर्थ अपना हाथ लड़की के नाजुक हाथ की पकड़ से छुड़ाने में पूरी तरह नाकाम रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि उसका सारा खून किसी भयानक खिंचाव के प्रभाव में उसकी उंगली की ओर बह रहा था और उस लड़की द्वारा चूसा जा रहा था। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी उंगली से लगातार खून चूस रही थी, जैसे कि कोई बच्चा दूध पी रहा हो। कौन थी यह लड़की? इस लड़की को इतना घातक जहर दिया गया था, फिर भी वो मरी नहीं। कई बार पूरी ताकत लगाने के बाद भी अर्थ अपनी उंगली छुड़ाने में असमर्थ रहा। आखिरकार उसने हार मान और वो असहाय होकर उसे अपना खून चूसते हुए देखता रहा। अर्थ पहले ही कमजोर था और इतनी ज्यादा मात्रा में खून निकलने के बाद उसे चक्कर आने लगे थे। जैसे ही उसे लगने लगा कि यह अज्ञात लड़की उसके पूरे खून को चूस लेगी, तभी उसके हाथ की उंगली का दर्द गायब होने लगा, साथ उसकी कलाई की पकड़ भी ढीली हो गई। जैसे उसकी कलाई पर लड़की की पकड़ ढीली हुई, अर्थ तुरंत पीछे हट गया और गहरे भाव वाली आदर्श लड़की को देखने लगा, जो जब से उसका खून चूस रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद अर्थ ने देखा कि लड़की कुछ नहीं किया, बल्कि वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और सांस नहीं ले रही थी। अर्थ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में ये चल क्या रहा था। अभी अभी यह लड़की उसका खून चूस रही थी, लेकिन अगले ही पल यह उसी स्थिति में लौट गई जिस स्थिति में अर्थ ने उसे देखा था। तभी रात की ठंडी हवा का एक झोंका अर्थ और उस लड़की के शरीर से टकराता हुआ गुजरा। तभी अर्थ ने देखा कि हवा के झोंके के साथ लड़की का शरीर धुंध की तरह हवा में बिखर गया और पूरी तरह से वहां से ओझल हो गया। वहां पर केवल एक सफेद स्कर्ट, एक जोड़ी जूती और एक लाल तितल जैसी क्लिप रह गई। तभी उसकी बाईं हथेली से अर्थ को एक अजीब सी अनुभूति हुई और उसका दिल तुरंत आश्चर्य से कांप उठा।
फिर उसने आंखें बंद करके अपनी चेतना को आकाश विश्वमोती के अंदर भेजा। पहले जब वह आकाश विश्वमोती के अंदर गया था तो वो पूरी तरह से खाली था, लेकिन इस बार जब उसकी चेतना आकाश विश्वमोती के अंदर गई तो उसके सामने एक शांत तैरती हुई बर्फ जैसी सफेद बॉडी दिख रही थी। अर्थ ने अपनी आंखें चैड़ी कर ली। ये वही छोटी लड़की थी जिसने उसका खून चूसा था और आकाश विश्वमोती के अंदर नग्न अवस्था में तैर रही थी। यह एक शरीर था जो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी एक आश्चर्यजनक आकर्षण जारी कर रहा था। ऐसा लगता था कि मानो दुनिया की सारी सुंदरता इस परम पूर्णता वाले शरीर के अंदर समा गई हो। अर्थ ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जितना हो सके उतना ध्यान केंद्रित किया और अपनी नजरों को उसके शरीर से दूर किया। वो पहले स्पष्ट रूप से गायब हो चुकी थी, तो फिर वो अचानक आकाश विश्वमोती के अंदर कैसे जा सकती है? आकाश विश्वमोती मेरे शरीर के साथ विलीन है, इसलिए इस पर केवल मैं ही नियंत्रण कर सकता हूँ। मेरे आज्ञा के बिना ये लड़की अंदर कैसे जा सकती है? क्या ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इसने मेरा खून चूसा है? अर्थ मन ही मन सोच रहा था। आखिर चल क्या रहा है? अर्थ के दिमाग ने पूरे तरीके से काम करना बंद कर दिया था। अपने 2 जीवनकाल के अनुभव के बाद भी वह ये सब समझने में असमर्थ था। आखिर कौन है रहस्यमयी लड़की? क्या ये अर्थ के लिए कोई खतरा तो नहीं है? क्या अर्थ इस लड़की के बारे में कुछ पता लगा पाएगा? CH-13 बचपन की यादें। अर्थ ने आकाश विश्वमोती से अपनी चेतना वापस ली और जमीन से ली और उसने लड़की को कपड़ों को आकाश विश्वमोती में ले जाकर उसे पहना दिए। ये लड़की वास्तव में किस प्रकार की व्यक्ति थी? वो यहाँ कैसे पहुंची? उसने मेरा खून क्यों चूसा? उसे आकाश विश्वमोती के बारे में कैसे पता? और वो उसके अंदर कैसे चली गई? अर्थ के पास इन सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं था। वो काफी देर तक उस लड़की को देखता रहा और फिर उसने धीरे से बुलाया, छोटी बहन, लेकिन लड़की अभी भी होश में नहीं थी, इसलिए उसने अर्थ की बात सुनी ही नहीं। कोई भी समय हो, किसी भी महिला का सबसे ताकतवर हथियार उसकी खूबसूरती होती है। यदि यह लड़की किसी परी की तरह सुंदर न होकर बहुत ही बदसूरत होती तो अर्थ बिना सोचे ही उसे आकाश विश्वमोती से बाहर निकाल देता, लेकिन ये न केवल सुंदर थी बल्कि वो थोड़ी रहस्यमयी भी लग रही थी। साथ ही उसने अर्थ का खून भी चूसा था। हालांकि जब अर्थ ने उसे आकाश विश्वमोती के अंदर उसे देखा तो उसे लड़की पर थोड़ी दया की भावना महसूस हुई और उसने उसे आकाश विश्वमोती के अंदर ही रहने दिया। ये लड़की किसी भी तरह से सामान्य नहीं है, अर्थ ने सोचा। उसके शरीर पर जो निशान थे और उसके थोड़े फटे हुए कपड़ों को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उसके ऊपर ये जहर किसी ने जबरदस्ती डाला था। इस युवा लड़की के लिए साधारण जहर मारना लगभग असंभव था, इसलिए उसके दुश्मन ने उसे सबसे शक्तिशाली दिया। इस प्रकार के जहर का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वाकई बहुत ही बेरहम था। और इससे भी अधिक भयावह बात तो ये थी कि इस लड़की का पूरा शरीर इस जहर में डूबा होने के बाद भी वो अभी तक जिंदा थी। आकाश विश्वमोती से बाहर निकलने से पहले अर्थ ने इस लड़की को काफी देर तक सोचा। उसे ये भी नहीं पता था कि ये लड़की कब उठेगी। इतना सोचने के बाद अर्थ तुरंत आकाश विश्वमोती से बाहर आ गया। उसके बाद अर्थ ने जमीन पर फैले जहर को शुद्ध किया और वापस लौटना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में केवल अर्थ के कदमों की आवाज पहाड़ी इलाके से आ रही थी। जब वह अपनी दीवार से 100 कदम की दूरी पर था तो उसने अचानक एक छाया को अपनी ओर आते देखा। जैसे ही उसने उस परछाई को आते हुए देखा तो उसके कदम रुक गए और सोचा, इतनी रात को अब और कौन यहाँ आ रहा है। इतने में परछाई अर्थ के करीब आ पहुंची, जिसे देखकर अर्थ के मुंह से निकाला, छोटी चाची। यह निश्चित रूप से सारिका थी। उसने अर्थ के पास आकर उसे अपना सुंदर चेहरा दिखाया और आंखें चौड़ी करके पूछा, अर्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्थ ने अपना सिर खुजलाया और हिचकते हुए बोला, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए तारे देखने आ गया। आज रात आपकी शादी की रात है और आर्या के साथ होने की बजाय यहाँ तारे देख रहे हैं? सारिका ने उसकी बांह पकड़ ली। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। क्या आप जानते हैं कि यहाँ आना आपके लिए खतरनाक है? तुम्हें पता है न, यहाँ पर जादुई जानवर आते रहते हैं और रात ज्यादा होने पर डाकू भी आ सकते हैं। यदि आप उनसे टकरा गए तो क्या होगा? मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि तुम यहाँ पर बिना मेरे या दादाजी के साथ के बिना यहाँ नहीं आ सकते हैं, भले ही वो दिन का समय क्यों न हो, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते और इतनी रात को यहाँ आ गए। मैं वाकई तुमसे इस बार बहुत नाराज हूँ। सारिका ने सजा के तौर पर अर्थ की बांह पर जोर से एक चुटकी काट ली। आह, दर्द हो रहा है, अर्थ चिल्लाया और माफी मांगते हुए कहा, छोटी चाची, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। मैं अगली फिर दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करूंगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। वो आगे बोला, अगर मैं यहाँ दोबारा आना चाहूँ तो जरूर आपके साथ ही आऊंगा, अर्थ ने वादा करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगली बार आपको यहाँ की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, सारिका ने कहा। अच्छा छोटी चाची, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? अर्थ ने भ्रमित होकर पूछा। मैं उसकी आवाज धीमी हो गई और उसकी आंखें थोड़ी खोखली लग रही थी।
मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी आज रात नहीं आ रही थी और मैंने देख कि आसमान आज वाकई चमकीला है, इसलिए मैं देखने के लिए पहाड़ों में चली आई। अर्थ ने आसमान की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है छोटी चाची, जब हम छोटे थे तो अक्सर रात को हम दोनों रात को यहाँ पर तारे देखने आते थे और पकड़े जाने पर दादाजी द्वारा डांट पड़ती थी। सारिका ने जवाब दिया, लेकिन शायद अब हम कभी एक साथ रात को तारे देखने नहीं आ पाएंगे। क्यों? अर्थ ने पूछा। अरे बुद्धू, क्या ने कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। भविष्य में शाम की हवा और रात का आनंद लेने के लिए बाहर आने की बजाय तुम्हें रात में बिस्तर पर अपनी पत्नी आर्या के साथ होना चाहिए था। सारिका ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखते हुए कहा, यह सच नहीं है, जब तक छोटी चाची चाहे मैं तब तक छोटी चाची के साथ यहाँ पर आऊंगा। देखो, क्या अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी भी ऐसा कह रहे हो? अपनी शादी की रात यहाँ छिपकर पहाड़ों में घूम रहे हो? कहीं आर्या ने तुम्हें कमरे से बाहर तो नहीं भगा दिया? सारिका के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अर्थ ने सारिका से कहा। मुझे आर्या ने बाहर नहीं भगाया, बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। अच्छा चलो उस जगह पर चलते हैं, सारिका ने एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। अर्थ ने एक आह भरी और फिर सारिका का हाथ पकड़कर उस ओर चलना शुरू कर दिया जिस जगह की ओर सारिका ने इशारा किया था। यह नर्म और कोमल घास से ढकी एक छोटी सी पहाड़ी थी। अर्थ और सारिका एक दूसरे के कंधे से कंधा टिकाकर बैठे थे और ठंडी हवा में उनके दिलों को शांति मिल रही थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा खो दूंगी। आर्या एक बहुत सनुडर लड़की है जो हर मामले में मुझसे बेहतर है। मुझे डर था कि एक बार जब वो तुम्हारे पास आ गई तो तुम हमेशा ही उसके साथ ही रहोगे और तुम्हारे पास मुझसे मिलने के लिए ज्यादा समय ही नहीं रहेगा। रात के चमकीले आकाश को देखते हुए सारिका ने कहा। छोटी चाची को सचमुच मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अर्थ ने कड़वाहट से उत्तर दिया, मैंने आज ही स्पष्ट रूप से कहा था कि 100 आर्या मिलकर भी मेरी छोटी चाची की बराबरी नहीं कर सकती हैं, और मुझे अपना वादा अच्छी तरह से याद है जिसे मैं बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं हूँ। सारिका के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि तुम मुझे सदैव अपने दिल में रखोगे। बिल्कुल, अर्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ कहा। छोटी चाची और दादाजी मरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं और उनकी तुलना दूसरे लोगों से नहीं की जा सकती है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि भले ही मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और आशा करता हूं कि तुम भी मुझे नहीं भूलोगी। हे, सारिका खुशी से मुस्कुराई। उसने अर्थ की बाह को पकड़ रखा था और उसका सिर अर्थ के कंधे पर रखा हुआ था। ऐसा लगता है कि हमें एक साथ यहाँ आए हुए काफी महीने हो गए हैं। जब हम छोटे थे तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हम अक्सर यहाँ तारे देखने के लिए आया करते थे, अर्थ ने कहा। जिसका जवाब देते हुए सारिका ने कहा, मुझे याद है सर्दियों की एक रात इसी स्थान पर काफी देर तक इसी स्थान पर बैठे रहे थे और फिर एक साथ यहीं पर सो गए थे। पता चला कि उस रात काफी ज्यादा बर्फबारी हुई थी और हम सोते हुए ही जम गए थे, और जब पिताजी ने हमें देखा तो हम पहले ही हिममानव में बदल चुके थे, और बाद में 2 दिनों तक चूल्हे के सामने बैठने और ढेर सारी कड़वी दवा पीने के बाद ही हम ठीक हुए थे। ये कहते हुए सारिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अर्थ ने भी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन दादाजी हमें देखने के बाद काफी गुस्से में थे, लेकिन वो हमें पीटने में अनिच्छुक थे, इसलिए उन्होंने हमें सजा के तौर पर बर्फ का एक टुकड़ा खोदने के लिए कहा था और हमने फिर से बर्फ में खेलना शुरू कर दिया था। तुम्हें याद है, हमने खेलते हुए एक बड़ा स्नोमैन भी बनाया था जो बिल्कुल दादाजी की तरह दिखता था। हा। हाँ, पिताजी हमेशा से ऐसे ही थे। वे आमतौर पर बहुत खूंखार दिखते हैं, लेकिन वो हमें एक बार भी पीटने की हिम्मत नहीं कर पाते थे और केवल हमें डराने के लिए गुस्से का दिखावा करते थे। ये कहते हुए सारिका का चेहरा गर्मजोशी और हंसी से भरा था। उसके बाद अर्थ ने कहा, जब हम छोटे थे तो हम दोनों हमेशा ही साथ रहते थे, लेकिन मेरे 12वें जन्मदिन पर दादाजी ने तुम्हें अलग से छोटा सा आंगन बनवा दिया था और तुम्हें मेरे साथ सोने से मना कर दिया था। मुझे याद है कि तुम मेरे साथ सोने के कैसे दादाजी से मिन्नतें करती थी, गुस्सा करती थी और चिल्लाती थी, यहाँ तक कि खाना भी बंद कर देती थी, लेकिन दादाजी ने उसके बाद तुम्हें मेरे साथ कभी सोने नहीं दिया था। इस समय अर्थ के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं वास्तव में उस समय छोटी थी और बहुत सी चीजें थी जो मुझे उस समय समझ नहीं आती थी। यह कहते हुए सारिका ने अर्थ के कंधे पर हल्के से चुटकी ले ली। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने बड़े होने के बाद ही सीखी है। क्या चीजें? अर्थ ने शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए पूछा। ये कि बड़े होने के बाद लड़के लड़कियां एक साथ नहीं सो सकते और उस तरह से चुंबन भी नहीं कर सकते जैसे कि हम पहले छोटे में करते थे।
ओह, तो ऐसा है। अर्थ ने चमकती हुई आंखों से सारिका के गाल को देखा और उसके करीब आते हुए पूछा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे गाल को किस करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? तो फिर मुझसे शादी कर लो, सारिका ने गर्व भरे चेहरे के साथ कहा। उसके गुलाबी गाल थोड़े उठे हुए थे। अगर तुम मेरी छोटी चाची नहीं होती तो मैं निश्चित ही तुमसे शादी कर लेता, अर्थ ने लापरवाही से कहा। इतना कहने के बाद उसने सारिका को देखा जो कि उसे ही घूर घूर कर ही देख रही थी। क्या होगा कहानी में आगे, और कैसे रिएक्ट करेगी जब आर्या अर्थ और सारिका को एक साथ देखेगी? CH14 आर्या की जलन। ओम, छोटी चाची तुम मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? अर्थ ने सावधानी से पूछा। उसे अचानक से महसूस हुआ कि माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया है। तभी सारिका की खूबसूरत आंखें जो काफी देर तक चकित नजर आ रही थी थोड़ी कांपने लगी। उसने झट से अपनी नजरें अर्थ से दूर कर ली और धीरे से बोली, क्या तुम्हें डर नहीं कि जो तुमने अभी अभी कहा वो तुम्हारी पत्नी सुन लेगी तो क्या होगा? अर्थ ने अपने चारों ओर देखने का नाटक किया और फिर मासूमियत से कहा, ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास कोई है, तो तुम किस बात से डरती हो? लेकिन अगर उसने हमारी बात सुन भी लो तो भी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो कि वो मुझसे विवाह करना नहीं चाहती थी और मैं भी वास्तव में उससे विवाह करना नहीं चाहता था। हाँ, अगर उसकी जगह छोटी चाची होती तो मैं। बात मत करो। सारिका ने अर्थ की बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और अर्थ के बाकिन के शब्द उसके गले में ही अटक गए। काफी देर बाद उसने अर्थ के मुंह पर अपना हाथ हटाया और फिर से अर्थ के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, अर्थ भले ही मैं तुमसे 1 साल छोटी हूँ, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ। कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुम दूसरी लड़कियों से बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं कहना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम ऐसा सोचते हो, यही काफी है। आखिरी के 2 वाक्यों में सारिका की आवाज बहुत शांत हो गई थी। उसके बुदबुदाने में कड़वाहट और उदासी का भाव था जो सुनने वाले का दिल तोड़ दे। अर्थ का दिल भी जोर से हिल गया। उसने और कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से अपने बगल वाली लड़की की सांसें और दिल की धड़कनें सुनता रहा। जब मैं छोटी थी तो पतली सी गोल मटोलू थी और हर कोई मुझे बतख का बच्चा कहता था और मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे हर धमकाता था। सारिका ने अर्थ से लिपटते हुए कहा, उस समय केवल तुम ही मेरे साथ खेलते थे और जब भी कोई मुझे तंग करता था तो तुम उनसे लड़ने के लिए दौड़ पड़ते थे और उन्हें भगा देते थे। उस समय तुम हमेशा चोटों से घिरे रहते थे। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा का आनंद लिया करती थी। मुझे विश्वास था कि तुम हमेशा इसी तरह मेरी रक्षा करोगे। सारिका के शब्दों ने अर्थ को छोटी सारिका की याद दिला दी। वह वास्तव में गोल मटोल लड़की हुआ करती थी, लेकिन वो छोटी चाची थी और अर्थ उससे 1 साल बड़ा था, इसलिए उसकी रक्षा करना मानो अर्थ का एकमात्र मिशन था। लेकिन ऐसा किसने सोचा था कि एक समय एक गोल मटोल लड़की एक खूबसूरती परी में बदल जाएगी? कौन जानता है कि कबीले के कितने ही युवा लड़के उसे पाने के लिए तरसते होंगे। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी नसें विकृत हो गई थी और मैंने तुरंत ही गहन शक्ति को विकसित करना शुरू कर दिया क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने की बारी अब मेरी थी। उस समय मैंने सोचा था कि तुम मेरी रक्षा करो या मैं तुम्हारी रक्षा करूं, एक ही बात है। उस समय हम हमेशा एक साथ रहते थे। जब मैं बड़ी नहीं हुई तब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम्हें एक पत्नी मिल जाएगी और आगे जाकर मुझे भी शादी करनी पड़ेगी। इतने लंबे समय बाद मुझे लगा कि मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है। आज तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन सुबह से शाम तक मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दिल में से कुछ गायब हो रहा है। जब मैं सोना चाहती थी तो सो नहीं पाई। चाहे कुछ भी हो अर्थ, जब तुमने मुझसे ऐसे शब्द कहे तो मैं कुछ हद तक खुश हो गई थी, फिर भी वास्तव में दुखी थी। सारिका की बात सुनकर अर्थ कुछ नहीं बोला। उसे यही भी पता नहीं था कि उसे क्या बोलना चाहिए। उसके और सारिका के बीच एक धुंधली भावना बहुत पहले ही पैदा हो गई थी। जब उन्हें इस प्रकार की निषिद्ध भावना का पता चला तो वे दिन रात एक साथ रहते थे, लेकिन कभी भी दोनों में से किसी ने अपनी भावना खुलकर एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं की, बल्कि अपने दिलों में उन्होंने इस भावना को पारिवारिक प्यार का दर्जा दे दिया। सारिका ने आज से पहले अपनी भावनाओं को इस प्रकार से कभी प्रकट नहीं किया था। रात की गहराई में इस अलग थलग पहाड़ी की चोटी पर सारिका ने अपनी इतने समय से छिपी अदम्य भावनाओं को अर्थ के सामने प्रकट किया था, जिन्हें उसने इतने समय से रोक कर रखा था। अर्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना हाथ सारिका की ओर बढ़ाया और उसे गले से लगा लिया। सारिका शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया। उसने अपने आंखें बंद कर ली और चुपचाप अपना पूरा शरीर अर्थ की बाहों में दे दिया। सारिका का शरीर बहुत सुंदर और कोमल था। उसकी कोमल साटन जैसी त्वचा किसी भी व्यक्ति की आत्मा तक को हिला सकती थी। अर्थ ने उसे मजबूती से गले लगाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वो उसे डरा देगा, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि फूल जैसी कोमल 2 भुजाएं उसकी पीठ पर लिपट गई हैं और उसे और भी कसकर पकड़ने की पहल कर रही हैं। सारिका की इच्छा ने अर्थ के दिल की झिझक को दूर कर दिया। उसने सारिका की पतली कमर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी हाथ गलती से दूसरी जगह चला गया।
और उसे एक नर्म और गर्म एहसास महसूस हुआ। आह! सारिका के मुंह से एक हल्की कराह निकली। अर्थ अपना हाथ हटाना चाहता था, लेकिन सारिका की नर्म बांह उस हाथ के ऊपर टिकी हुई थी। अर्थ को लगा वो उस हाथ को दूर करना चाहती है, लेकिन उसकी मुलायम हथेली ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अर्थ का हौंठ वहीं रुक गया। उसके स्तनों के बीच अर्थ उसकी तेज धड़कनों को महसूस कर सकता था। सारिका की सांसों की आवाज भारी थी, उसके चेहरे से लेकर गर्दन तक पहले ही एक लाली फैल गई थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना सिर अर्थ की छाती पर इस तरह टिका दिया, जैसे कि यह साबित करने की कोशिश कर रही हो कि वो पहले ही सो चुकी थी। अर्थ ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, पूरी तरह से शांत और पूरी तरह से चुप। वे दोनों शांति से एक दूसरे से लिपटे हुए थे। रात गहरी हो गई थी जब आर्या ने उन्हें पाया, तो वे उसी स्थिति में थे, लेकिन गहरी नींद में सो चुके थे। आर्या अर्थ की तलाश में निकली थी। उसने सोचा था कि अर्थ ताजी हवा में सांस लेने के लिए निकला था। जब वो ताजी हवा लेने के लिए बाहर आया था तो आर्या ने भी अपना बिस्तर छोड़ दिया था और उस कोने में कंबल बिछा दिया था ताकि वापस लौटने पर सुरक्षित रूप सो सके। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी अर्थ वापस नहीं लौटा। इसके बजाय पहले की आवाजों से ऐसा लग रहा था कि वो चुरू कबीले के पीछे के पहाड़ों में चला गया। प्राथमिक गहन क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर अपनी कमजोर गहन शक्ति के साथ वो इतने लंबे समय के लिए पीछे पहाड़े पर चला गया था। इस विचार के साथ आर्या को थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसकी तलाश में वो बाहर आई और उसने अपने सामने इस प्रकार के दृश्य देखा, जिसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। आज एक विवाहित जोड़े के रूप में उसका और अर्थ का पहला दिन था। जब वो चुरू कबीले की सड़क पर ले गया तो उसके शांत रवैये में गर्व था। शादी के हॉल में उसने अपने गुस्से और नफरत पर काबू रखा था। दुल्हन कक्ष में हालांकि उसने कई तरह की बातें की और उसका मुंह थोड़ा अश्लील भी था, लेकिन यहाँ वो सारिका के साथ लिपकर सो रहा था। आर्या की आंखों के भाव लगातार भ्रम, अनिच्छा और निराशा के बीच आकर्षक रूप से झूलता रहा। एक सुनसान अकेलापन भी था जिसे वो समझ नहीं पाए। अर्थ सारिका के साथ मिलकर स्थिरता के साथ सो रहा था। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जिससे स्पष्ट रूप से एक गर्माहट भरी मुस्कान प्रकट हो रही थी। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से शिथिल थी। उसकी अभिव्यक्ति ढीली और शांत थी, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सो रहा हो। अचानक आर्या के दिल में एक असहज भावना तैरने लगी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसके मन में अर्थ के प्रति कोई भावना थी, लेकिन वह और अर्थ एक विवाहित जोड़े बन गए थे। उसका हमेशा से मानना था कि यह शादी उसके लिए एक औपचारिकता थी। पति और पत्नी के रूप में उसकी हैसियत महज एक पदवी थी और कोई भी चीज उसके दिल में थोड़ी हलचल पैदा नहीं कर सकती थी। हालांकि कुछ चीजों में दिल हमेशा किसी व्यक्ति की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, और महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से सच था। आखिरकार वो और अर्थ पहले से ही पति पत्नी थे। हालांकि अपने विचारों में उसे इस तरह के दृश्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन ये तथ्य कि अर्थ अब उसका पति है अभी भी उसके अवचेतन में स्पष्ट रूप से अंकित था। चूंकि वो उस पति था, इसलिए उसका अधिकार केवल उसका होना चाहिए था। इसके बजाय वो अपनी शादी की रात वो एक अन्य महिला के साथ तब तक लिपटा रहा जब तक कि वे दोनों सो नहीं गए, और उसके चेहरे पर इतनी गर्मजोशी और संतुष्टि भरी मुस्कान थी। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से आर्या के मन में इस प्रकार की अपरिचित भावना को जन्म देगा, फिर भले ही वो लड़की अर्थ की छोटी चाची ही क्यों न हो। इस तरह की असहज भावना के कारण उसका आमतौर पर शांत और जमे हुए परी जैसा दिल थोड़ा हिल गया। जलन की इस भावना ने उसे तुरंत अपनी चिंता से जागने और अपना सारा ध्यान अपने दिल को शांत करने में केंद्रित किया। काफी समय बाद वो चुभन का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया और उसका दिल पूरी तरह से शांत हो गया। उसने अर्थ और सारिका को परेशान नहीं किया और बिना कोई आवाज किए वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद आर्या वापस लौट आए। उसकी बाहों में इस समय एक लाल रंग का कंबल था। उसने सावधानी से अर्थ और सारिका को कंबल से अच्छे से ढक दिया और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जब अर्थ जागा तो सुबह हो चुकी थी। उसकी छाती से सटी हुई सारिका अभी भी सो रही थी। उसकी सोने की मुद्रा आकर्षक रूप से मधुर थी। उसका नींद से धुंधला दिमाग धीरे धीरे साफ हो गया और धीरे धीरे कल रात का दृश्य अर्थ के दिमाग में फिर से घूमने लगा। हालांकि पूरी रात के बाद अर्थ का कंधा शून्य हो गया था और उसे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, फिर भी उसने सारिका की शांतिपूर्ण नींद में खलल न डालने के लिए जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी उसका ध्यान अचानक से अपने शरीर को ढकने वाले कंबल पर गया। जैसे ही उसने कंबल पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, अर्थ के मुंह से बेकाबू दहाड़ निकली। यह वही कंबल था जो कल दुल्हन कक्ष के बिस्तर पर बिछाया गया था। अर्थ ने अपने आंगन की ओर देखा। उसके दिल से कराह निकली। शादी की रात न केवल वो दुल्हन कक्ष में नहीं था बल्कि बाहर भी गया था और पूरी रात अन्य महिला के साथ सोया था, और उसकी नवविवाहित पत्नी भी कंबल देने के लिए खुद यहाँ आई थी। ये बात सचमुच बेहद रोमांचक थी। तो क्या होगा आगे कहानी में, और ये किस तरह का रिश्ता है सारिका और अर्थ का? क्या आर्या के मन में अर्थ के प्रति भावनाएं पैदा हो रही है?
CH-15 चुरू संप्रदाय से आया पत्र। सुबह का समय था, आसमान में अभी सूरज निकला ही था कि चुरू कबीले के लीडर परवान के दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिससे उनकी नींद तुरंत खुल गई। लीडर, लीडर, क्या आप जाग रहे हैं? परवान ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ये चुरू संप्रदाय से एक पत्र आया है, दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने उत्साह के साथ कहा। क्या, चुरू संप्रदाय से? चुरू कबीले का लीडर तियान सिटी के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, लेकिन जब उसने ये बात सुनी तो वो बिस्तर से ऐसे उछल पड़ा जैसे कि किसी ने उसके पेट में खंजर से वार कर दिया हो। उसने तुरंत उठकर दरवाजा खोल दिया और चुरू कबीले के शिष्य को पकड़ लिया जिसने उसे आवाज लगाई थी, और वह अपनी आंखें चैमड़ी करते हुए चिल्लाया, तुमने चुरू संप्रदाय कहा? चुरू संप्रदाय? हाँ, ये चुरू संप्रदाय से पत्र है। उस शिष्य ने अपनी पूरी ताकत के साथ सिर हिलाते हुए अपने हाथ का पत्र परवान की ओर बढ़ा दिया। इस पत्र पर चुरू संप्रदाय की ईगल मुहर है। इस ब्लू विंड एम्पायर में कोई भी चुरू संप्रदाय की ईगल मुहर बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने पत्र पर ईगल सील देखी तो परवान का पूरा शरीर कांप उठा। उसने जोर से पत्र को पकड़ लिया और तुरंत लिफाफा फाड़कर सावधानी से अंदर का कागज निकाला। वैसे तो चुरू संप्रदाय और चुरू कबीले के नाम में केवल एक शब्द का अंतर था, लेकिन वह अंतर आकाश और पृथ्वी के अंतर जितना था। चुरू कबीला मुश्किल से तियान सिटी में ताकतवर कबीलों में गिना जाता है, लेकिन पूरे आकाश महाद्वीप में चुरू कबीला एक नामहीन अस्तित्व था। लेकिन चुरू संप्रदाय पूरे ब्लू विंड साम्राज्य के 4 सबसे ताकतवर संप्रदायों में से एक था। उसकी प्रतिष्ठा हेवनली विला, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय और बर्निंग हेवन संप्रदाय के समान थी। चुरू संप्रदाय वास्तव में एक ऐसी ताकत थी जिसकी बराबरी की उम्मीद चुरू कबीला अपने सपने में भी नहीं कर सकता था। स्पष्ट रूप से कहें तो चुरू संप्रदाय का एक बेकार नौकर भी चुरू कबीले के लीडर का सम्मान पाने योग्य था। हालांकि चुरू कबीले और चुरू संप्रदाय के बीच एक संबंध था। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने चुरू कबीले की स्थापना की थी वो चुरू संप्रदाय का एक व्यक्ति मकरंद था। अफवाह के अनुसार वो व्यक्ति चुरू संप्रदाय के एक बुजुर्ग का बेटा था। हालांकि मकरंद बुजुर्ग द्वारा नशे की हालत में चुरू संप्रदाय की एक नौकरानी के साथ बलात्कार करने का परिणाम था। मकरंद की प्रतिभा में बचपन से ही थोड़ी कमी थी। मकर की कम प्रतिभा के साथ चुरू संप्रदाय में रहने से बुजुर्ग को और ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी, इसलिए उसने मकरंद को इस छोटे से शहर तियान सिटी में भेज दिया और चुरू कबीला स्थापित करने में उसकी मदद की। उसके बाद बुजुर्ग ने मकरंद पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुरू कबीला और चुरू संप्रदाय के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मकरंद का जन्म गौरवशाली चुरू संप्रदाय में हुआ था। उसने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत कर अपनी गहन शक्ति को विकसित करने में बिताया, इस उम्मीद में कि कभी उसे अपनी पहचान वापस मिलेगी और वो वापस चुरू संप्रदाय में लौट जाएगा। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह इच्छा कबीले के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई और चुरू कबीले की हर पीढ़ी का अंतिम लक्ष्य बन गई। चुरू कबीले का हर लीडर को यह उम्मीद थी कि एक न एक दिन वे चुरू संप्रदाय से जरूर संबंध स्थापित करेंगे, लेकिन इतने वर्षों में कोई भी ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो ये काम पूरा कर सका हो। उनके लिए चुरू संप्रदाय के बारे में बात करना आकाशीय महल के समान था, जो कुछ ऐसा था जहां पहुंचने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज चुरू संप्रदाय से पत्र आने के कारण कबीले का लीडर परवान खुशी से फुला नहीं समा रहा था। अति उत्तेजना के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक सपने में था। पत्र को पढ़ने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने सामने खड़े शिष्य से कहा, जल्दी से बड़ों को सूचित करो कि वे तुरंत हॉल में इकट्ठे हो। उन्हें बताएं कि चुरू कबीले के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा होनी है, जल्दी जाओ। हाँ, चुरू कबीले के शिष्य ने उत्तर दिया। वहीं दूसरी ओर अर्थ ने हाथ में लाल रंग का कंबल पकड़े हुए सावधानी से दरवाजा खोला। उसने देखा कि आर्या पहले से ही बिस्तर के पास बैठी जाग रही है। उसकी खूबसूरत आंखें पानी की तरह शांत थी, जो उसे ही देख रही थी। अर्थ ने तुरंत कंबल को मेज पर फेंक दिया। उसकी दिल की धड़कन थोड़ी बड़ी हुई थी। फिर उसने शांति से पूछा, वाइफी तुम इतनी जल्दी उठ गई? कल रात आपको अच्छी नींद तो आई ना? आप पहले मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप कल रात कहाँ थे? आर्या ने धीरे से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गई थी। मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने शीशे के सामने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हालांकि वो कल रात सारिका के साथ पहाड़ों पर सो गया था। जब वह उठा तो उसका मूड काफी अच्छा था। उसने अपने कपड़ों और बालों को ठीक किया और आर्या से बोला, चलो चलें, आज पहले दिन की सुबह है, हमें दादाजी को प्रणाम करने जाना है। तुम मना तो नहीं करोगी ना? आर्या ने कुछ नहीं कहा और खड़े होकर उसके आगे दरवाजे से बाहर चली गई। अर्थ ने अपने कंधे झटकाए और तेजी से उसके पीछे चला गया। हरीन प्रत्येक दिन जल्दी उठते थे। जब आर्या और अर्थ हरीन के आंगन में पहुंचे तो हरीन पौधों को पानी दे रहा था। उसने जैसे ही आर्या और अर्थ को प्रवेश करते हुए देखा तो धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आओ आर्या बेटा।
अर्थ तेजी से आगे बढ़ा। उसने आर्या का छोटा सा नर्म हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। आर्या का हाथ नर्म और चिकना था, फिर भी स्पर्श करने पर ठंडा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य थी। आर्या का पूरा शरीर अकड़ गया। वो अर्थ से अपना हाथ छुड़ाने ही वाली थी कि उसने हरीन की निगाहों पर ध्यान दिया और उसके पास इसे चुपचाप सहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने अर्थ को हाथ में हाथ डाले अपने साथ चलने दिया। उसके पिता हरीन के प्रति हमेशा से सम्मानजनक थे और वो उनसे अलग नहीं थी और हरीन का सम्मान करती थी। अगर उसने हरीन के सामने ही अर्थ का हाथ झटक दिया होता तो निश्चित रूप से यह हरीन का अपमान होता, जो कि आर्या नहीं चाहती थी। दादाजी, आज फिर आप इतनी जल्दी उठ गए। अर्थ ने शिष्टाचार के साथ हरीन को नमस्ते किया। आर्या दादाजी के प्रति सम्मान व्यक्त करती है। आर्या हल्के से शर्माई। उसकी मुद्रा सौम्य और गरिमापूर्ण थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसका हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ था। इस समय वो क्रोधित और असहाय दोनों महसूस कर रही थी। अगर उसके सामने हरीन नहीं होते तो अर्थ की इस हरकत के लिए वो तब तक के लिए उसका हाथ फ्रीज कर देती जब तक कि वो गंभीर रूप से उदास न हो जाता। हाँ, तुम दोनों बहुत जल्दी उठ गए। अर्थ और आर्या को देखकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता भरी एक मुस्कान थी। आर्या, आपको अर्थ की स्थिति के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। सच कहूं तो ये शादी आपके लिए उचित ही नहीं थी, लेकिन हमारा परिवार आपकी भरपाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी इच्छा आप दोनों को शांति से अपना जीवन जीते देखना है। आर्या हरीन की बात का कोई जवाब नहीं दे सकी। तभी अर्थ ने जल्दी से कहा, दादाजी ऐसा मत कहो। मैं अर्थ आपका पोता हूं और ऐसी लड़की नहीं है जिसके लिए मैं उपयुक्त न हूं। हमने उसके साथ कहाँ गलत किया है। परिवार में शामिल होने के बाद वो अवश्य ही दादाजी को सम्मान देगी और फिर दिन बीतने के साथ मेरा सफलतापूर्वक ध्यान भी रखेगी। अगर उसने ये ठीक से नहीं किया तो मैं उसे तलाक देकर एक अच्छी पत्नी ढूंढ लूंगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, आर्या मेरी वाइफी? उसने आखिरी बात आर्या की ओर देखते हुए पूछी। यदि इस समय हरीन उसके सामने नहीं खड़े होते तो आर्या निश्चित रूप से फ्रोजन क्लाउड की गुप्त तकनीक का उपयोग करके अर्थ का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देती। हाँ, हरीन बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए हंसने लगा। उसने अर्थ की ओर देखा, हंसते हुए देखा और कहा, आर्या अभी अभी हमारे परिवार में शामिल हुई है और तुम उसे पहले से ही इस तरह धमका रहे हो। आर्या, तुम इसकी बकवास मत सुनो। ये लड़का बचपन से ही बदमाश रहा है। मुझे पता था कि तुम दोनों यहाँ आओगे, इसलिए मैंने पहले ही नाश्ता बनवा लिया है। आओ साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। हाँ दादाजी, यह सही है। क्या हमें छोटी चाची को भी बुलाना चाहिए? वो बचपन से ही सोना पसंद करती है। चूंकि अभी जल्दी है इसलिए उसे परेशान नहीं करते हैं, दादाजी ने कहा। जिसके बाद वे तीनों घर के अंदर चले गए जहां मेज पर पहले ही 3 लोगों के लिए नाश्ता लगा दिया गया था। अर्थ ने अभी भी आर्या हाथ नहीं छोड़ा था। उसने आर्या को खींच लिया, जो कि बड़ी कोशिशों के साथ नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, अपने बगल की सीट पर बैठा लिया। उनके सामने वाली सीट पर हरीन बैठने ही वाले थे कि बाहर तेज कदमों के साथ एक कर्कश आवाज आई। 5वें एल्डर, क्या 5वें एल्डर यहाँ है? क्या है? उन्होंने खड़े होते हुए कहा। लीडर का आदेश है, कबीले के भविष्य से संबंधित विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, इसलिए सभी एल्डर को तुरंत मुख्य हॉल में एकत्रित होने का आदेश मिला है। इसलिए तुम्हें भी तुरंत जाना होगा, दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने कहा। उसकी बात सुनकर हरीन ने हितेश द्वारा दी गई जैकेट पहनी और आर्या और अर्थ से कहा, ऐसा लगता है कि कोई इमरजेंसी है। तुम दोनों खाना खाओ और तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो तुरंत बाहर चला गया। हरीन कमरे से बाहर निकला ही था कि आर्या का हाथ बिजली की तेजी से अर्थ के हाथों से छूट गया। साथ ही अर्थ का शरीर एक झटके के साथ थोड़ा पीछे की ओर उछल गया। उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, आर्या मेरी वाइफी, तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि मैंने तुम्हारा इसलिए पकड़ा ताकि दादाजी को मानसिक शांति मिल सके। मेरा इसके पीछे और कोई इरादा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप गुस्से में मुझ पर हमला नहीं करोगी, है ना? आर्या की अभिव्यक्ति वास्तव में थोड़ी ठंडी हो गई। उसने बेरुखी से कहा, अगर तुमने दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं वास्तव में अगली बार इतनी विनम्र नहीं रहूंगी। अर्थ ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैंने केवल तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम इतने में ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई हो। हम अभी भी एक विवाहित जोड़ा है। भले ही तुमने मेरे पिता की कृतज्ञता बदला चुकाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन फिर भी हम हैं तो पति पत्नी ही। चूंकि हम पति पत्नी हैं, इसलिए मेरे लिए तुम्हें किसी भी जगह छूना एक सामान्य बात है। हाथ की तो बात ही छोड़िए, लेकिन यहाँ तो शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम हमेशा से ठंडे और उदासीन रही हो। तुमने मुझे रात को एक ही बिस्तर पर सोने भी नहीं दिया और अब तो हाथ पकड़ने पर भी इतना गुस्सा आता है। मैंने ये कैसी पत्नी से शादी की है? अर्थ का स्वभाव आर्या को असहाय महसूस करा रहा था। पहली बार जब आर्या ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो उदासीन और गौरवित है। धीरे धीरे उसे ये भी महसूस हुआ कि उसका स्वभाव सामान्य नहीं है और उसमें कई रहस्य हैं।
कई बार अर्थ ने उसे यह एहसास दिलाया कि वो 16 साल का बच्चा नहीं बल्कि कई वर्षों वाला एक अनुभवी वयस्क व्यक्ति है, और कभी कभी वो इस तरह का असभ्य स्वभाव व्यवहार करता जो कि तब प्रकट हो जाता था जब वो सावधान नहीं होता था। और अब भले ही उसने स्पष्ट रूप से बेशर्मी से उसका उल्लंघन किया था, फिर वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके बजाय एक छोटे लड़के की तरह उसने बेशर्मी से शिकायत की और उसने आर्या को एक खलनायक में बदल दिया। एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गई और समझ ही नहीं पाई कि उसे हंसना चाहिए ये रोना। यहां तक उसके मन जो बड़ी मात्रा में गुस्सा था वो भी खत्म हो गया। भूल जाओ, बैठकर खाना खाते हैं, आर्या ने शांत भाव के साथ कहा। क्या अब मेरी वाइफी नाराज नहीं है? वो एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह है। चलो खाते हैं। अर्थ तुरंत आर्या के बगल में बैठ गया और अपनी प्लेट में रखा हरा बीन केक आर्या की प्लेट में रख दिया। आर्या को थोड़ा पछतावा होने लगा कि उसने अपने गुरु से 1 महीने के लिए अर्थ के साथ रहने का जो अनुरोध किया था वो एक खतरनाक निर्णय था। तो कैसे झेलेगी आर्या अर्थ को 1 महीने तक? और चुरू संप्रदाय से आए पत्र में क्या है? CH16 आरव का गुस्सा। अर्थ और आर्या ने नाश्ता खत्म किया ही था कि हरीन वापस लौट आए। उनके चेहरे पर कुछ मिले जुले भाव दिखाई दे रहे थे, साथ ही थोड़ा सदमा सा था जो उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। दादाजी क्या हुआ? अर्थ ने तुरंत पूछा। यह एक बहुत बड़ी घटना है जो कि चुरू कबीले के लिए एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है, हरीन ने कहा, लेकिन हम लोगों का इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। बहुत बड़ी बात? यह मामला आखिर क्या है? अर्थ और भी ज्यादा चकित था। यह मामला चुरू संप्रदाय से संबंधित है, हरीन ने कहा। चुरू संप्रदाय, इस शब्द को सुनकर न केवल अर्थ बल्कि आर्या ने भी अपनी भौहें चढ़ा ली। तब हरीन ने उन्हें विस्तार से बताते हुए कहा, लगभग आधे घंटे पहले लीडर को चुरू संप्रदाय से एक पत्र मिला था। पत्र में कहा गया है कि चुरू संप्रदाय लोगों के एक समूह को यहां पर भेजेगा। इतना ही नहीं, उस समूह को लीड करने वाला व्यक्ति चुरू संप्रदाय के वर्तमान लीडर अमरीश का सबसे छोटा बेटा है। इस खबर को सुनकर अर्थ थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, लेकिन उनके अचानक यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है? ये बात तो सब जानते हैं कि हमारा कबीला चुरू संप्रदाय से ही पैदा हुआ है, लेकिन चुरू संप्रदाय ने हमेशा से ही हमारे साथ घृणित व्यवहार किया है। वहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी परवाह करता हो। फिर वे लोग अचानक अपने लोग क्यों भेजेंगे? चुरू संप्रदाय का प्रभाव आकाश को कवर करने जितना है, इसलिए उन्हें हमारे खिलाफ कोई साजिश रचने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, और वे हम कृपा कर रहे हैं, ये कहना तो और भी असंभव है। हरीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक इसका कारण है। हमारे कबीले के संस्थापक मकरंद को गुप्त रूप से चुरू संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उनकी प्रतिभा खराब थी, लेकिन उनके पिता उस समय संप्रदाय के एल्डर थे और अभी कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है। मरने से पहले उनकी इच्छा थी कि चुरू संप्रदाय उनके बेटे मकरंद के वंशजों को ढूंढे और उनकी युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को चुरू संप्रदाय में ट्रेनिंग करने का मौका दे। एक सामान्य व्यक्ति 100 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है, लेकिन जब किसी की गहन शक्ति एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाती है तो वो कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक बार सम्राट गहन क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो वो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। हरीन की बात सुनने के बाद अर्थ ने राहत की सांस ली और उसने कहा, लगता है कि पूर्वज मकरंद के पिता का चुरू संप्रदाय में काफी ऊंचा ओहदा था, इसीलिए चुरू संप्रदाय ने उनकी अंतिम इच्छा का इस तरह सम्मान किया है। उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके दादाजी ने ये क्यों कहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चुरू संप्रदाय में ट्रेनिंग का मौका सबसे प्रतिभाशाली युवा को ही मिलेगा, जिसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि यह समाचार सुनने के बाद बाकिन के एल्डरों के मन में उथल पुथल मच गई थी। यदि उनके किसी बेटे या पोते को चुरू संप्रदाय में ट्रेनिंग करने के लिए शामिल कर लिया जाता है तो यह उस केचुए की तरह होगा जो कि रातों रात कीचड़ से निकलकर बादलों के बीच तैरता हुआ सुनहरा ड्रैगन बन जाएगा और उनके सभी रिश्तेदार उनके आगे पीछे लगे रहेंगे। साथ ही वो चुरू कबीला ही नहीं बल्कि पूरे तियान सिटी में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएगा। चुरू संप्रदाय, ये 2 शब्द सुनकर तियान सिटी का कोई व्यक्ति तो क्या शहर का गवर्नर भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। हरीन की अभिव्यक्ति काफी शांतिपूर्ण लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर इस समय निराशा साफ देखी जा सकती थी। चुरू कबीले में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे चुरू संप्रदाय में शामिल होने की इच्छा न हो। चुरू कबीले के अन्य सदस्यों के पास आशा की किरण थी, लेकिन हरीन तो ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे कि अर्थ का चयन चुरू संप्रदाय में हो जाए। अर्थ ने अपने दादाजी को सांत्वना देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद उसे कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं मिले। उसे अपनी मिस्टिक वेंस की स्थिति काफी अच्छे से पता थी। हालांकि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यह एक अच्छी बात हो सकती है। चुरू संप्रदाय आकाश जितना बड़ा है, अगर हम वहां गए भी तो हमारी स्थिति वहां पर सबसे निचले लोगों जितनी होगी।
उसकी तुलना में तो तियान सिटी में स्वतंत्रता पूर्वक शीर्ष पर बने रहना ही बेहतर है, अर्थ ने कहा। उसकी बात सुनकर हरीन थोड़ा हंसे और अपना नाश्ता करने लगे। हरीन के आंगन से बाहर आने के बाद अर्थ ने देखा कि पूरे कबीले का माहौल आज काफी ज्यादा बदला हुआ था। इस समय बहुत सारे लोग सुबह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहां तक नजर जा सकती है वहां तक हर कोई अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता है कि हर कोई सोचता है कि वे कुछ दिनों की मेहनत करने से चुरू संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे। क्या इनको लगता है कि ये वास्तव में इतना आसान होने वाला है? अर्थ ने निंदनीय ढंग से कहा। क्या तुम्हें इससे ईर्ष्या हो रही है? आर्या ने भावहीन होकर पूछा। कभी नहीं, मुझे भला क्यों ईर्ष्या क्यों होगी? उसने ऐसा कहा ही था कि उसे एहसास हुआ कि उसके बगल मौजूद आर्या फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या है, जो कि चुरू संप्रदाय से किसी भी रूप में कमतर नहीं है। उसने अपने ओंठ सिकोड़कर कहा, तुम उनके जैसी नहीं हो। मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ और ऐसे दिखावा करो कि मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं है। आर्या ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। उसने वास्तव में एक धीमा कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन इस धीमे कदम से वो 7 से 8 फीट कदम आगे बढ़ गई। अर्थ के कदम वहीं पर पूरी तरह से रुक गए। उसका ध्यान पूरी तरह से आर्या के सुंदर कदमों की चाल पर केंद्रित हो गया। उसकी चाल को देखकर वो धीरे से बुदबुदाया, मुझे मत बताओ, ये प्रसिद्ध फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की फ्रोजन स्नो स्टेप्स तकनीक है। इस महिला की गहन शक्ति इतनी सरल नहीं है। ये वास्तव में केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर तो नहीं होनी चाहिए। ओह, क्या ये भाई अर्थ है? दाहिनी ओर से आवाज आई। अर्थ ने सिर घुमाते हुए देखा कि समर उसकी ओर ही आ रहा है। इस समर की नाक हमेशा ही अर्थ के सामने आकाश की ओर होती थी और वो उससे बात भी करना पसंद नहीं करता था, और आज उसका इस तरह से व्यवहार करना एक असामान्य बात थी। भाई समर, आज आप जल्दी उठ गए हैं, अर्थ ने उसका अभिवादन करते हुए कहा। अरे मैं तो बस तुम्हें ही ढूंढने के लिए निकला था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहीं मिल जाओगे। क्या भाई समर को मुझसे कोई काम था? अर्थ ने आश्चर्य भरे चेहरे के साथ पूछा। समर ने अपना सिर हिलाया। वो दरअसल बड़े भाई आरव ने आपको याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकला था। उन्होंने कहा है कि आप हम लोगों में सबसे छोटे हैं, लेकिन शादी करने वाले आप पहले व्यक्ति हैं, इसलिए आपके सहपाठी के रूप में वो आपके लिए एक छोटा सा उत्सव आयोजित करना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, कल शादी में बहुत सारे लोग मौजूद थे, इसलिए हम सब शराब का आनंद नहीं उठा पाए। इसलिए आज थोड़ा खाना और पीना कैसा रहेगा? क्या आपके पास इसके लिए समय है? सुबह सुबह उसे पीने के लिए बुलाना से यह पता चलता है कि वास्तव में आरव के पास धैर्य की कितनी कमी है। अर्थ ने अपने में दिल में उसके लिए व्यंग्य किया। वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ था कि आरव ने उसे क्यों बुलाया है। उसने भावनात्मक रूप से उत्तर दिया, अगर ऐसी बात है और वास्तव में बड़े भाई आरव मुझे ढूंढ रहे हैं तो बेशक मेरे पास समय है, तो फिर चले हम? समर ने पूछा। बेशक चलो, अर्थ ने जवाब दिया। आरव का आंगन अर्थ के आंगन की तुलना में 4 से 5 गुना बड़ा था। यह न केवल अत्यधिक विलासितापूर्ण था, बल्कि इसमें एक समर्पित सेवा करने वाली लड़की भी थी। आंगन के उत्तर की ओर एक चेकोर बार था, जिसके अंदर एक मेज और शराब से भरी हुई अलमारी थी। आरव ने अपने चेहरे पर गर्माहट भरी मुस्कान के साथ शराब का कप उठाया। छोटे भाई अर्थ, आपने तियान सिटी की नंबर 1 सुंदरी से शादी की, इस बात के लिए मैं आपको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद बड़े भाई आरव, अर्थ ने भी अपना वाइन का गिलास उठाते हुए कहा। सचमुच मुझे भी बड़े भाई आरव को बधाई देना चाहिए। ओह, आरव के चेहरे पर थोड़ा संदेह प्रकट हुआ और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे किस बात की बधाई? अर्थ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि बड़े भाई को चुरू संप्रदाय से आने वाले समूह के बारे में कुछ पता न हो। जो समूह आ रहा है वो हम लोगों में से सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने साथ ले जाने के लिए चुनेंगे। हमारे कबीले की युवा पीढ़ी में जहां तक प्रतिभा और चरित्र की बात है, तो बड़े भाई की तुलना किससे की जा सकती है। इसलिए इस बार निश्चित रूप से बड़े भाई आरव को चुरू संप्रदाय में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो कि एक बेहद खुशी की घटना है। यह सही है, भाई आरव को इस बार निश्चित रूप से चुरू संप्रदाय में जाने के लिए चुना जाएगा। यहाँ बड़े भाई के होते हुए अन्य लोगों को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, समर ने तुरंत चापलूसी भरे स्वर में कहा। विनम्र भाव रखते हुए आरव ने अपना सिर हिलाया। तुम लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हो। हमारे कबीले में बहुत से प्रतिभाशाली भाई बहन हैं। हाँ, जहाँ तक गहन शक्ति की बात करें तो मेरी गहन शक्ति सबसे उच्च है, लेकिन जब मेरी योग्यता की बात आती है तो निश्चित रूप से नहीं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। हालांकि उसके शब्द बहुत लापरवाही से कहे गए थे, लेकिन उसकी आंखों की गहराई तक घृणा और ईर्ष्या छिपी हुई थी। शराब का एक कप पीने के बाद अर्थ का चेहरा तमतमा गया। इस समय समर ने अपना चेहरा पास किया और मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ पूछा, भाई अर्थ, आपने जिस लड़की से शादी की वो वास्तव में हमारे तियान सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। लड़कियों के मामले में आपकी किस्मत वाकई हम सभी भाइयों के लिए जलन महसूस कराती है। कल रात दुल्हन कक्ष का स्वाद काफी आनंददायक रहा होगा, है ना?
हा हा हा। आरव ने अपने वाइन का कप उठाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अर्थ के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो ये देखने के लिए तैयार था कि समर के प्रश्न पर अर्थ किस प्रकार के भाव प्रकट करेगा। हालांकि जैसे ही समर ने अपना प्रश्न समाप्त किया, अर्थ की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। वो अब और अच्छे से समझ गया कि वो लोग उससे क्या जानना चाह रहे थे। उसने समर के करीब अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल। हे भाई समर, मैं आपको बता दूं कि सभी महिलाएं एक जैसी ही होती हैं। आर्या आमतौर पर एक घमंडी मोर की तरह दिखती है, लेकिन बिस्तर पर वो एक पूर्ण परिपक्व महिला है। आह, उसका कराहना, उसका स्वाद निश्चित रूप से काफी आनंददायक था। हे। अर्थ ने बात करते समय अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसका पूरा चेहरा नशे से लाल हो गया। वहीं अर्थ की बात सुनकर आरव के हाथ का शराब का कप धूल में बदलकर मेज पर बिखर गया था। उसका चेहरा गुस्से में पूरी तरह लाल हो गया था। क्या होगा कहानी में आगे? कहीं आरव और समर अर्थ को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? और किसे चुना जाएगा चुरू संप्रदाय में ले जाने के लिए? CH-17 आर्या ने सिखाया आरव को सबक। अरे बड़े भाई, क्या हुआ? अर्थ ने चिंतित भरे स्वर में कहा। आरव ने अपने हाथ से कप की धूल को झाड़ते एक कठोर और बदसूरत मुस्कान प्रकट की और कहा, कुछ नहीं, वो थोड़ा लापरवाह हो गया था, जिससे अपनी ताकत पर नियंत्रण खो बैठा। वहीं समर की अभिव्यक्ति भी आरव से बेहतर नहीं थी। अर्थ की बात सुनकर उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कि किसी ने उसके मुंह में मरा हुआ कीड़ा ठूस दिया हो। आरव के शब्दों को सुनने के बाद अर्थ ने कहा, मुझे पता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े भाई की गहन शक्ति में एक और स्तर की सफलता मिली है। स्तर बढ़ने के तुरंत बाद ऐसा होता है कि कभी कभी गहन शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। बड़े भाई आरव को अप्रत्याशित रूप से एक और सफलता मिलने पर बहुत बहुत बधाई। मैंने सुना है कि 3 महीनों पहले बड़े भाई आरव ने नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश किया था और 3 महीने बाद आप एक और स्तर आगे बढ़ गए हैं। वाकई हमारी युवा पीढ़ी मने कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि बड़े भाई आरव के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसे चुरू संप्रदाय चुन सके। आरव ने अपना चेहरा अर्थ की ओर घुमाया और अपने दिल की उथल पुथल को दबाते हुए खड़ा हुआ और जबरदस्ती मुस्कुराते हुआ कहा, अरे अर्थ भाई, लगता है आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सच है कि मुझे अभी अभी गहन शक्ति में सफलता मिली है और मेरी शक्ति इस वक्त थोड़ी अस्थिर है। मुझे इसे तुरंत स्थिर करना होगा, इसलिए मुझे अब जाना होगा। कोई बात नहीं, अर्थ ने समझदारी के साथ सिर हिलाते हुए कहा। निश्चित रूप से बड़े भाई को अपनी शक्ति स्थिर करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं भाई आरव को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आज के निमंत्रण और आतिथ्य के लिए आपका धन्यवाद। कुछ दिनों के बाद जब भाई आरव को चुरू संप्रदाय के लिए चुना जाएगा तो मैं आपको बधाई देने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। इतना कहने के बाद अर्थ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। समर ने भी उसके साथ जाने के नाटक किया, लेकिन उसके थोड़े दूर जाने के बाद ही वो वापस लौट आया। जैसे ही उसने वापस आरव के आंगन में प्रवेश किया तो उसने आरव की उदास और डरावनी अभिव्यक्ति देखी। बड़े भाई, इस चीज के बारे में भूल जाओ, आरव की अभिव्यक्ति को देखकर समर ने घबराहट के साथ कहा। आह! आरव ने गुस्से में ऐसी चीख निकाली जैसे कि वो पागल हो गया हो। उसने मेज की सारी शराब और चाय के कप को एक झटके में बिखेर दिए। जब सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गए तो उसने पत्थर की मेज को एक जोरदार लात मारकर तोड़ दिया। उसने हाथ की मुट्ठी को कसकर भींच रखा था। उसकी सांसें इस वक्त हाँफने की वजह से भारी हो गई थी और उसकी आंखों में अर्थ के लिए ईर्ष्या और घृणा की एक ज्वाला जल रही थी। उसने अपने मुंह से एक धीमी आवाज निकाली, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि आर्या कभी उस बेकार अर्थ को छूने भी नहीं देगी? आरव बहुत कम ही नियंत्रण से बाहर होता था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति के कारण समर की खोपड़ी सुन्न हो गई और उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। उसने घबराहट के साथ कहा, मुझे लगता है कि अर्थ ने जो कुछ भी कहा वो उसने अपने मन से बातें बनाते हुए झूठ बोला है। शायद आर्या उसके प्यार में कभी नहीं पड़ सकती है, इसलिए वो हमसे झूठ बोल रहा होगा। बकवास! आरव ने एक धीमी दहाड़ के साथ कहा, क्या उस कचरे के टुकड़े में ऐसा कुछ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? तुम्हें लगता है कि वो मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत करेगा? आखिर तुम मुझे किस प्रकार का व्यक्ति समझते हैं? आरव एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वो अर्थ को 16 वर्षों से जानता है और उसका मानना है कि ऐसा एक भी बात नहीं है जो कि वो अर्थ के बारे न जानता हो। उसे दृढ़ विश्वास था कि इस कमजोर गहन शक्ति वाले काया और आत्महीन व्यक्ति की बात आती है तो उसके चेहरे पर आया हुआ कोई भी बदलाव उसकी नजर से नहीं बच सकता है। और जब समर ने उससे वो सवाल पूछा था तो उसकी आंखों के भाव, उसकी अभिव्यक्ति, उसका अवचेतन व्यवहार, उनमें से किसी में भी कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके सामने अब पुराना वाला अर्थ नहीं है जिसके बारे में वो सब कुछ जानता था। अब उसके सामने एक गौरवपूर्ण, महान व्यक्तित्व वाला और 2 जीवन की यादों वाला एज जो क्लाउड महाद्वीप के 7 सरदारों में से एक अथर्व बैठा था, जिसके सामने उसकी सारी चतुराई और बुद्धिमानी किसी भी काम की नहीं थी।
आर्या वो लड़की थी जिसे आरव ने हर हालत में पाने की कसम खाई थी। उसने उसकी शादी में कोई हंगामा नहीं किया। इसका कारण ये था कि वह इसे रोकने में असहाय था, और दूसरा कारण ये था कि उसे यकीन था आर्या ने भले ही अर्थ से शादी कर ली हो, लेकिन वो कभी भी खुद को पूरी तरह से अर्थ के सामने समर्पित नहीं करेगी। उसने सोचा था कि आर्या के यहाँ आने से उसे पाना और भी आसान हो जाएगा, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शादी के दूसरे दिन का नतीजा ही यह होगा कि अर्थ ने आर्या को पूरी तरह से पा लिया है। इस समय उसके दिल में गुस्सा, उसकी ईर्ष्या और नाराजगी उसकी छाती फाड़ने के लिए तैयार था। वहीं समर अपनी गर्दन नीचे किए हुए वहीं खड़ा रहा। वो जारे सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। भविष्य में आरव के कबीले का लीडर बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए समर हमेशा से उसके सामने वफादार रहता था। चूंकि अब आरव के चुरू संप्रदाय का सदस्य बनने की सबसे अधिक संभावना थी, इसलिए उसने उसका विरोध करने की हिम्मत भी नहीं की। काफी देर तक आरव जोर जोर से सांस लेता रहा। वाकई उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसने अचानक गहरी आवाज में कहा, अर्थ इस जगह को छोड़ने के बाद कहाँ गया है? वो पूर्वी प्रांगण में गया है, शायद वो रसोई क्षेत्र में जा रहा होगा, समर ने सावधानी से उत्तर दिया। आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। उसने मन ही मन बुदबुदाया, मैंने हमेशा सोचा था कि आर्या के पास असाधारण सुंदरता और प्रतिभा थी, और साथ एक गरिमा और अलगाव भी था जिसकी तुलना अन्य महिलाएं नहीं कर सकती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी वो चुरू कबीले के सबसे घृणित सदस्य के प्यार में पड़ जाएगी। आरव ने एक ठंडी आह भरी और अपनी बाह को जोर से हिलाते हुए आंगन से बाहर निकल गया। जैसे ही समर उसका पीछा करने वाला था कि उसे अचानक एहसास हुआ कि आरव कहाँ जा रहा है, तो वो वहीं पर रुक गया। बाद में उसने अपने माथे से ठंडा पसीन पोंछा। वहीं अर्थ आरव के आंगन से निकलने के बाद कुछ नाश्ता लेने के लिए रसोई की ओर चला गया। बाद में वो सारिका के आंगन की ओर चला गया। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था, मुझे लगता है कि आरव निश्चित रूप से मेरे आंगन में जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरी पत्नी उसका पैर तोड़ दोगी, या दोनों पैर? वो सारिका के आंगन में पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। अर्थ ने दरवाजा खटखटाया और कहा, छोटी चाची, मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूं। दरवाजा खुला और अर्थ अंदर चला गया। उसने धमाके साथ दरवाजा बंद कर दिया। सारिका मेज पर फैली हुई थी, उसकी हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे थे और उसकी पलकें झुकी हुई थी। अर्थ ने नाश्ता मेज पर रखा और अपना हाथ कई बार सारिका के सामने लहराया। कल रात ठीक से नींद तो आई है ना? अर्थ के मुंह से पिछली रात का जिक्र सुनने पर सारिका ने हल्की सी फुसफुसाहट भरी आवाज निकाली और अपना पूरा चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में छिपा लिया। तुम अभी भी पिछली रात के बारे में बात कर सकते हो? रात को आर्या कंबल देने आई थी, उसने सब कुछ देखा होगा। मैं अब क्या करूं? क्या करूं? मुझे किसी को देखने में भी बहुत शर्म आ रही है। यह उतना बुरा नहीं है। अर्थ ने अपना माथा रगड़ा और उसके पास बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम मेरी छोटी चाची हो, हमारे एक साथ चिपक कर सोने में क्या बुराई है? ये बिल्कुल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ। सारिका ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह पागल हो रही हो। इसके अलावा कल पूरी रात तुम्हारा हाथ मेरे ब्रेस्ट पर था। आर्या ने सब कुछ देखा होगा। अगर उसने किसी को बता दिया तो मैं क्या करूं? आराम करो, वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। इसके अलावा आप मेरी छोटी चाची हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर सोते समय गलती से मैंने तुम्हारे ब्रेस्ट को छू लिया, अर्थ ने बहुत ही शांति से कहा, तुम्हें अब इसके बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। उसने अपना सिर और जोर से हिलाते हुए कहा। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। कल रात उसने ऐसा व्यवहार इसलिए किया होगा क्योंकि वे अकेले थे, अंधेरे में थे और उसका दिल असमंजस की स्थिति में था। अब पीछे सोचकर उसे लग रहा था कि उस समय वह पागल हो गई थी। मुझे 100% विश्वास है कि अगर उसने हमें देखा भी है तो वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। सबसे पहले तो वो उस दिशा में सोचेगी ही नहीं जिस दिशा में तुम सोच रही हो। ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता करो वरना ठंडा हो जाएगा। अर्थ ने हल्की मुस्कान के साथ सारिका को सांत्वना देते हुए कहा। आखिरकार सारिका ने अपना चेहरा हथेलियों से बाहर निकाला और अर्थ द्वारा लाया गया नाश्ता करने लगी। वहीं दूसरी ओर अर्थ को जैसी उम्मीद थी, आरव अपने आंगन से निकलकर सीधे अर्थ के आंगन की ओर चला गया। जब वो अंदर गया तो उसने आर्या को आंगन के बीच में खड़ा देखा। आर्या शांति से आंगन के बीच अनार के पेड़ के नीचे अपनी बाहें ऊंची करके खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत और गंभीर थी। स्पष्ट रूप से वो चुपचाप अपनी गहन शक्ति का विकास कर रही थी। उसके लंबे बाल स्वाभाविक रूप से उसके कंधों तक फैले हुए थे, जो कि सुबह की रोशनी में मुलायम और चमकदार दिख रहे थे। उसके सुंदर चेहरे पर 2 काली पतली और सुडौल भौहें थी जो अर्धचंद्र के जोड़े के समान थी। उसका पूरा शरीर सफेद पोशाक से ढका हुआ था। उसके हल्के से दिखने वाले उभार पतले और सुंदर थे। यह आरव के लिए पहली बार था जब उसने आर्या पूर्ण सुंदरता को इस तरह करीब से देखा था। उस पल में वो मौके पर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसका सारा ध्यान उसकी आंखों के सामने इस बेहद खूबसूरत दृश्य की ओर आकर्षित हो गया। उसके लिए पलक झपकते ही बाकी की दुनिया का रंग उड़ गया था।
आरव के आने पर आर्या की मुद्रा में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था। उसने आरव की एक नजर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी आंखें आगे की ओर ही देखती रहीं, जबकि उसके मुंह से एक शांत आवाज निकली, अर्थ यहाँ पर नहीं है। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी, फिर भी परी की तरह मधुर और आरामदायक थी। आरव उसकी आवाज से होश में वापस लौटा, लेकिन उसकी आंखों में स्तब्ध और मुग्ध भाव को दबाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने तुरंत खुद को अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समायोजित किया और आर्या की ओर थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आर्या, मैं आरव, अर्थ का बड़ा भाई हूँ। आर्या कोई अत्यधिक घमंडी लड़की नहीं थी, इसलिए आरव की सौम्य भाषा और सम्मानजनक मुद्रा ने उसका आर्या कोई अत्यधिक घमंडी लड़की नहीं थी, इसलिए आरव की सौम्य भाषा और सम्मानजनक मुद्रा और आवाज ने उसे उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि उसने आरव का नाम नहीं सुना था। आखिरकार वह चुरू कबीले के लीडर का बेटा है। जैसे ही आर्या ने उसकी ओर देखा और विनम्रता से उसकी बात का जवाब देने वाली ही थी कि उसे आरव की आंखों में जबरदस्ती का आकर्षण और अश्लीलता की भावना दिखी। उसकी भौहें तुरंत हिल गईं और उसके पिछले विनम्र व्यवहार और उसके प्रति सद्भावना एक झटके में घृणा में बदल गई। भले ही अर्थ उसे बार बार अपने मुंह से वाइफी कहके और अपने हाथों से उसे छूकर उसके दिल को क्रोधित करता था, लेकिन कम से कम उसने कभी भी अर्थ की आंखों में अपने लिए अश्लील भावनाओं का कोई निशान तो नहीं देखा था। वहीं दूसरी ओर आर्या की स्पष्ट शीतलता के सामने आरव ने कहा, हालांकि मैंने आपके बारे में बहुत सी अच्छी बातें सुनी है और आज आपको देखने से ये साबित भी हो गया कि मैंने जो कुछ भी आपके बारे में सुना है वो एकदम सही सुना है। बात करते समय उसकी चाल, चेहरे की अभिव्यक्ति और उसकी आवाज सबसे उत्तम स्थिति में बदल गए थे, जिसमें उसका अपना आकर्षण दिखा। उसे विश्वास था कि वह अर्थ से हजारों गुना बेहतर है और शक्तिशाली है। यदि आर्या अर्थ के प्यार में पड़ सकती है तो वो मेरे प्रयास करने पर मेरे प्यार में भी पड़ सकती है। मैं वर्तमान में अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ, इसलिए आगंतुक का स्वागत न कर पाने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। ये कहते हुए आर्या की आंखें शांत थी, लेकिन उसकी आवाज में पहले से ही झुंझलाहट की झलक दिख रही थी। एक खूबसूरत महिला जो किसी के भी दिल को गर्म कर देगी और आंखों को प्रसन्न कर देगी, वो परी अर्थ की पत्नी के रूप वास्तव में पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये सोचकर आरव के दिल में ईर्ष्या और भी ज्यादा बढ़ गई। ये कुछ ऐसा था जिसे आरव कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ये सुनकर कि आप इस साल सिर्फ 16 की हुई हैं, लेकिन आपकी गहन शक्ति पहले से प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक विकसित हो गई है। मैंने हमेशा आपकी प्रशंसा की है। मेरा मानना है कि जब आप मेरी उम्र तक पहुंचेगी तो आप निश्चित रूप से मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आरव ने अपना मूड थोड़ा नियंत्रित किया और बोलते समय उसका चेहरा भी सौम्य था। हालांकि प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर और नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर के बीच केवल एक कदम का ही फासला है, लेकिन यह अभी भी काफी है। उस अंतर को पार करना अत्यंत कठिन है। हालांकि मैं अपने अनुभव के साथ आपकी प्रतिभा की तुलना करने की हिम्मत नहीं करता, फिर भी मेरे पास प्राथमिक गहन क्षेत्र को पार करने का अनुभव है। यदि मैं आपके साथ थोड़ी देर के आपके साथ अभ्यास करूं तो कैसा रहेगा? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, उसके हाथ आर्या के बर्फीले हाथा तक पहुंचने से पहले ही अपनी गहन शक्ति इकट्ठा कर रहे थे। आर्या भले ही प्रतिभाशाली हो सकती है, लेकिन वह अभी प्राथमिक गहन क्षेत्र में ही थी और आवर पहले से ही नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास आर्या को सिखाने की योग्यता तो थी। कम से कम आरव का तो यही मानना था। ये देखकर कि आरव की आंखों में उसके लिए न केवल अश्लील इच्छाएं हैं, बल्कि उसने अपने हाथ भी उसकी ओर बढ़ाए हैं, आर्या की आंखें अचानक नीली रोशनी से चमक उठी। उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और आरव की दिशा में धकेल दिया। ये देखकर कि आर्या ने अपना हाथ अप्रत्याशित रूप से अपनी इच्छा से उसकी ओर बढ़ा दिया है, आरव की आंखों में एक खुशी का भाव प्रकट हुआ। वह उसे पकड़ने वाला ही था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि एक अप्रतिरोध्य शक्ति ने बेरहमी से उसके पेट पर वार कर दिया है। उसे आवाज करने का भी कोई मौका नहीं मिला और उसका शरीर सीधे हवा में उड़ गया और जमीन पर सिर के बल नीचे गिरा। उसी समय उसके सामने उसके दो दांत टूटकर नीचे गिर गए। चुरू कबीले के बीच आरव का रुतबा काफी ऊंचा था, लेकिन उसकी आंखों में आर्या को अपने प्रति अश्लील इच्छाएं दिखी थी, जो कि वह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर इसके लिए वो आरव की जान भी ले लेती तो भी कोई आर्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके पीछे फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय था, जिसके सामन चुरू कबीला तो क्या चुरू संप्रदाय भी अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बार जब उसकी पहचान सामने आ गई तो चुरू कबीले का लीडर परवान भी उसके सामने सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या आरव अपनी बेइज्जती को चुपचाप सहन करेगा या फिर करेगा कोई अन्य प्लानिंग? 18 मैं एक चमत्कारी डॉक्टर हूँ। अर्थ यह बात अच्छे से जानता था कि आर्या की ताकत प्राथमिक गहन क्षेत्र से कहीं अधिक है, लेकिन अफसोस कि आरव इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया। आर्या को वास्तव में आरव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था
और उसने अभी अपनी कम से कम 50% ताकत का उपयोग किया था। जमीन पर पड़े आरव को देखते हुए आर्या ने कहा, लगता है कि यंग मास्टर आरव उतने प्रतिभाशाली नहीं है जितना कि मैंने सुना था। इसलिए यहाँ से वापस चले जाइए, आप मुझे कुछ भी सिखाने के लायक नहीं है। आर्या ने निश्चित रूप से आरव की बेइज्जती कर दी थी। वो पहले ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी हवस भरी नजरों के कारण आर्या अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। जमीन पर पड़ा आरव आर्या की बेइज्जती भरी बातें सुनकर स्तब्ध था। उसका मानना था कि वो अपनी नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर की ताकत के साथ बहुत ही आसानी से आर्या का फायदा उठा सकता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो आर्या के एक ही हमले से यूं जमीन में लेट जाएगा और उसे प्रतिक्रिया करने तक का मौका नहीं मिलेगा। वह कुछ देर तक तो आश्चर्य भरी नजरों से जमीन पर पड़े अपने दांतों को देखता रहा। उसके बाद उसने खुद को संभाला। उसके चेहरे की हालत इस समय बिगड़ गई थी। वो जानता था कि इस समय वो कितना थका हुआ लग रहा है। ये कहा जा सकता है कि चुरू कबीले के यंग मास्टर के रूप में वो कभी भी इतनी बेकार स्थिति में नहीं रहा था, और खासकर उस महिला के सामने जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था और वो उसे पाने के लिए तरसता था। उसने अपने मुंह का खून निगला और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुआ खड़ा हुआ और बोला, वास्तव में आपकी ताकत प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर भी प्रतिष्ठा योग्य है। लगता है मैंने कुछ हद तक कम समझ लिया था, लेकिन फिर भी आपको इस बार सावधानी से ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं इस बार अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने वाला हूँ। बोलने से पहले ही उसने अपने दोनों हाथ हमला करने के लिए उठा लिए थे और अपनी सारी शक्ति लगा था। उसे लग रहा था कि उसने थोड़ी लापरवाही बरती थी और आर्या ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे कि उसकी ऐसी हालत हो गई। वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दोनों हाथों को बाहर निकालकर आर्या की ओर बढ़ा और आर्या की बांह को चारों तरफ से लपेटने की कोशिश की, जिससे आर्या को उससे और ज्यादा घृणा होने लगी। उसका सारा धैर्य खत्म हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ अचानक बाहर निकाला, जिससे उसकी सफेद आस्तीन थोड़ी लहराई। आरव के चेहरे पर बर्फीली ठंडक लिए हुए एक शक्ति का झोंका आया। इस गहन शक्ति में फ्रोजन क्लाउड कला का कोई निशान नहीं था, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे कि आरव संभाल सके। चटाक की ध्वनि के साथ आरव का गाल सूज गया और उसका पूरा शरीर पीछे और उड़ गया और वो लट्टू की तरह गोल गोल घूमते हुए सीधा आंगन से बाहर जा गिरा। अब अगर तुम्हारा अभ्यास हो गया हो तो तुम जा सकते हो, और अगली बार यहाँ आने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि अगर दोबारा तुमने यहाँ आने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत अभी से बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आर्या ने बिना आरव की ओर देखे बेहद ठंडी आवाज में कहा। आरव का पूरा गाल लाल था, साथ ही उसके चेहरे पर उंगलियों के 5 निशान दूर से भी साफ साफ देखे जा सकते थे। वह अभी भले ही थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन उससे ये अच्छे से समझ आ गया था कि उसकी ताकत अभी आर्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने अपने हाथ से अपना गाल ढका और गुस्से से भरी आर्या को एक बार देखा और बिना कुछ कहे लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। आरव चिकित्सा हॉल में पहुंचा और वो हॉल में प्रवेश करने वाला ही था कि उसने वहां से अर्थ को निकलते हुए देखा। अर्थ के एक हाथ में एक औषधीय बर्तन था और दूसरे हाथ में एक बॉक्स था। आरव को देखकर उसने गर्मजोशी के साथ पूछा, अरे बड़े भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आया भाई, ये आपके चेहरा क्या 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 हुआ? अर्थ को देखकर आरव ने अपने दांत भींच लिए और ठंडी सांस भरी और तुरंत ही हॉल में दाखिल हो गया। कुछ ही देर में अर्थ को अदन से कबीले के मुख्य चिकित्सक की आवाज आई। युवा मास्टर, कौन कौन है वो जिसने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया? जिसका जवाब देते हुए आरव ने कहा, कुछ नहीं, वो तो बस जब मैं पहाड़ों पर प्रशिक्षण ले रहा था तो थोड़ा लापरवाह हो गया था और गिर गया। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से दर्द से भरी हुई थी। जाहिर है कि वो सफेद झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो ये नहीं बोल सकता था कि वो आर्या का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, जिसका सबक आर्या ने उसे सिखाया है। आरव की बात सुनकर मुख्य चिकित्सक ने कहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे, आपके गाल की हड्डी काफी हद तक टूट गई है और आपके 5 दांत पूरी तरह से टूट गए, जबकि 3 दांत आधे टूटे हैं जिन्हें दोबारा नहीं उगाया जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ? अर्थ ने जब ये बातचीत सुनी तो उसके शरीर में एक सिरहंसी पैदा हो गई और मन ही मन बुदबुदाया, वाकई यह मल्लिया बड़ी ही बेरहम है। वह मर्डरिंग हॉट पाउडर था जिसने अर्थ को मारा था और वो आरव ने उसे दिया था, जिस कारण वो आर्या की शक्ति से उसे थोड़ा सबक सिखाना तो चाहता ही था, लेकिन ये सबक नहीं, ये तो उसे मार मार कर अधमरा करने जैसा था। तभी उसे इस बात का ख्याल आया कि उसने सुबह सुबह कैसे दादाजी को ढाल बनाकर आर्या का हाथ पकड़ के रखा था। इस बात को सोचते ही वो पसीने से तरबतर हो गया। जब वो अपने आंगन में पहुंचा तो आर्या शांति से आंगन के केंद्र में खड़ी थी। अर्थ को देखकर वो उदासीनता से बोली, आरव आपसे मिलने के लिए आया था। उसने आह भरते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने अभी अभी उसे अस्पताल में देखा था। अर्थ ने विवेकपूर्ण ढंग से जवाब देते हुए कहा और आर्या की अभिव्यक्ति पर ध्यान से नजर डाली।
आर्या ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली और एक बर्फीली ठंडी परत ने उसके शरीर को ढक लिया। आर्या मेरी वाइफी, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अर्थ ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। आर्या ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपकी शक्ति वास्तव में किस स्तर पर है? आरव की ऐसी दयनीय स्थिति करने के लिए आपको कम से कम नवजात गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर तो होना ही चाहिए। 16 साल की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर होना। अगर इस बात का खुलासा हुआ तो पूरे तियान सिटी में विस्फोट हो जाएगा। आर्या इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि उसका अर्थ को उत्तर देने का कोई इरादा नहीं था। आर्या द्वारा अर्थ की किसी भी बात का जवाब न मिलने पर उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखने लगी। वह अब कुछ नहीं बोला और उसने अपने हाथ में मौजूद सामान को जमीन पर रख दिया और दोनों हाथों को अपने सीने के सामने मोड़कर इत्मीनान से शांतिपूर्ण आर्या को देखने लगा। उसे इसी तरह देखते हुए पौना घंटा बीत गया। आर्या अतीत में अपने कमरे में ही रहती थी। फ्रोजन क्लाउड कला का अभ्यास करने के दौरान उसकी मास्टर उसे कभी कभी टिप्स देती थी जिसके लिए उसे बाहर आना पड़ता था। इसके अलावा बाकी समय वह अकेली रहती थी। उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था, और कोई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं जो लगातार उस नजर रखे। भले ही वो आंखें बंद करके शांति से खड़ी थी और अपने शरीर में फ्रोजन क्लाउड आर्टिस्ट के साथ अपने प्रशिक्षण पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन फिर भी वो महसूस कर सकती थी कि अर्थ वहां खड़े होकर उसे ही देख रहा है। वो उसे निरंतर घूरे जा रहा है और शायद ही एक पल के लिए उसकी नजर उस पर से हटी हो। वह तीखी नजर से उसके पूरी शरीर को घूर रहा था, जिससे आर्या को अपने दिल को पूरी तरह से शांत कर पाना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। वो थोड़ा असहज महसूस करने लगी। आखिरकार वो अभी 16 साल की लड़की थी। यह उम्मीद करना कि उसका दिल बिल्कुल ठहरे पानी की तरह शांत होगा, यह थोड़ा ज्यादा था। पूरा सवा घंटा बीत गया। अर्थ अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी नजर मजबूती से आर्या पर ही टिकी थी। आर्या अब खुद को और ज्यादा नहीं रोक पाए और अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर अपनी नजर अर्थ पर डाली और उदासीनता से कहा, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो जो इतनी देर से मुझे घूरे जा रहे हो? मैं तुम्हारी इच्छा से मुझसे बात करने का इंतजार कर रहा हूँ, अर्थ ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया। आर्या को उसे पीटने की इच्छा हुई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकी। वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी, लेकिन मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग खराब होने का डर था, इसलिए मेरे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस समय अर्थ की अभिव्यक्ति गंभीर थी। क्या बात करनी है? आर्या ने अपने गुस्से को जोर से दबाते हुए पूछा। अर्थ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वो आगे बढ़ा और आर्या के एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया और आत्मविश्वास के साथ बोला, आज सुबह सुबह जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसने देखा कि आर्या की आंखें गुस्से से भर गई हैं, तो कुछ कदम पीछे हट गया। देखो, थोड़ा शांत रहो, यह वाकई एक गंभीर विषय है, अर्थ ने अपने चेहरे पर गंभीरता के साथ कहा। दरअसल उसे अभी अभी उसके गुस्से भरी नजरों को देखकर आरव का चेहरा याद आ गया था, जिससे उसने एक हल्की सी सांस ली और आगे बोलना जारी रखा। जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मैंने तुम्हारी नब्ज को महसूस किया और मुझे पता चला है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके शब्दों से आर्या की नजरें जरा भी नहीं हिली। उसने शुरू से ही अर्थ पर विश्वास नहीं किया था। हालांकि उसने महसूस किया था कि जब सुबह वो उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था तो वो गुप्त रूप से उसकी नाड़ी जांच रहा था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो समझती थी कि चुरू कबीले का वो व्यक्ति जिसे तियान सिटी के सभी लोग कमजोर समझते हैं, उसे नब्ज के बारे में भला कैसे कुछ पता हो सकता है। अर्थ ने आगे कहा, क्या ये सच नहीं है कि आप हर दिन सुबह 3 बजे उठ जाते हैं? और केवल इतना ही नहीं बल्कि अगले आधे घंटे तक आपका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा रहता है और आपके सभी अंगों में दर्द रहता है। उसके इन शब्दों ने आर्या के शरीर को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें डगमगा गईं और अनजाने में ही उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? अर्थ ने उसकी इस बात का जवाब न देकर आगे बोलना जारी रखा और कहा, इसके अलावा फ्रोजन क्लाउड कला के प्रशिक्षण के बाद जब आपकी गहन शक्ति का स्तर बढ़ता है तो अगले 2 से 3 दिनों तक आपका पूरा शरीर ठंडा रहता है और आपका पूरा शरीर बेइंतहा दर्द में रहता है, जिससे आप न तो चैन से खा पाती हैं और न ही चैन से सो पाती हैं। एक बार फिर आर्या का शरीर कांप उठा, क्योंकि अर्थ ने जो भी कहा था उसमें एक भी शब्द गलत नहीं था। थसके बाद अर्थ के पैर सीधे आंगन के दरवाजे की ओर चले गए और जब उसका आधा शरीर दरवाजे के बाहर हो गया तब उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, और क्या आपकी मासिक एक्टिविटी में 7 से 8 दिन की देरी नहीं हुई थी? जब उसे आर्या की ओर से कोई जानलेवा इरादा महसूस नहीं हुआ तो अर्थ सावधानी से दरवाजे पर ही रुक गया और बोला, क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? आर्या ने अपनी भौहें नीचे करते हुए पूछा। तुम्हारी धड़कन से अर्थ मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप सचमुच नब्ज की जांच कर सकते हैं? आर्या ने फिर से पूछा।
यदि मैं कहूं कि मैं एक चमत्कारी डॉक्टर हूं तो क्या तुम विश्वास करोगी? अर्थ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। अगर मजाक की करना है तो अपनी छोटी चाची को धनुओ, आर्या ने बिना किसी अभिव्यक्ति के उसे देखते हुए कहा। बेशक अर्थ को इस बात की उम्मीद पहले से ही थी, आर्या उसकी इस बात विश्वास नहीं करेगी। अगर वो उस पर वास्तव में विश्वास कर लेती तो ये थोड़ा अजीब होता। ये सभी बहुत गंभीर लक्षण है, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? अर्थ ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, आर्या ने ठंडी आवाज में कहा। फ्रोजन क्लाउड आर्टिस्ट, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की विशिष्ट गहन तकनीक है जो सूक्ष्म लेकिन अटूट है। एक बार जब आप इसका अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आपके पूरे शरीर को ठंड के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी कठिनाई होगी और इसके कुछ नकारात्मक दुष्प्रभाव भी दिखाई देंगे। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में ये सामान्य बात है जो कि सभी शिष्यों को पता है। यहाँ तक मास्टर और संप्रदाय के पूर्वजों ने भी इसका अनुभव किया है। एक बार जब आप कुछ हद तक फ्रोजन क्लाउड आर्टिस्ट को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। हाँ, तुमने जो कहा वो गलत नहीं है। अर्थ ने गहन विचार के साथ अपना सिर हिलाया और फिर हंसते हुए कहा। लेकिन मुझ समझ आ गया है कि क्यों फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय अपने शिष्यों को अपनी भावनाओं को रोकना और इच्छाओं को दबाना सिखाता है। क्योंकि अगर फ्रोजन क्लाउड की महिलाओं के प्रेमी होते तो वे भी ऐसा बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते जो कि फ्रोजन क्लाउड कला को विकसित कर सके, और यदि यह बात बाहर फैल जाती तो यह संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होता। इसलिए संप्रदाय के शिष्यों को पुरुषों को देखने से रोक दिया जाता है ताकि इस बेहद शर्मनाक रहस्य की रक्षा की जा सके। आर्या की भौहें अचानक झुक गईं और उसकी निगाहें ठंडी हो गई। यह पहली बार था जब वो अर्थ से वास्तव में नाराज हुई थी। चुप रहो, मैं आपकी बकवास बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मैं आपको मेरे संप्रदाय का अपमान नहीं करने दूंगी। अगर आपने इस बारे में आधा वाक्य भी और बोला तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। लेकिन इस बार आर्या की धमकी का अर्थ पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय वो मंद मंद मुस्कुराया और इत्मीनान से कहा, मैं गलत हूं या नहीं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपको ये भी बता सकता हूं, जितनी लंबी गहन शक्ति होती है उसका जीवन उतना ही लंबा होता है, लेकिन तुम्हारी नब्ज देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों का जीवन समान स्तर की गहन शक्ति वाले किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में 1/3 कम है। क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं? अर्थ के आर्या के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे और उसकी पुतलियां एक पल के लिए सिकुड़ गईं। क्या होगा आगे कहानी में? क्या आर्या अर्थ पर विश्वास करेगी? और क्या आर्या अपने शरीर के दोषों को दूर कर सकेगी? चैप्टर 19 एक्यूपंक्चर तकनीक। अर्थ की बात सुनकर आर्या का पूरा शरीर कांप गया था। उसने बेरुखी से पूछा, तुम्हें ये बात किसने बताई? समान गहन शक्ति स्तर पर फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के लोगों का जीवन अन्य लोगों की तुलना कम होता था। यह एक कड़वा सत्य था जिसे संप्रदाय के लीडर द्वारा हमेशा दबाकर रखा जाता था। आर्या को ये बात केवल इसलिए पता थी क्योंकि उसकी मास्टर ने आर्या की सफलता पर उसे अनजाने में ये रहस्य बता दिया था। इसके अलावा उसकी मास्टर ने उसे बताया था कि हमारे संप्रदाय की यह सबसे बड़ी खामी है और उसे सख्त आदेश दिया था कि आपने साथी शिष्यों सहित किसी को भी यह राज न बताएं। लेकिन अर्थ ने ये राज आसानी से पता कर लिया था। अगर मैं फ्रोजन संप्रदाय का लीडर होता तो मैं इस दोष को छुपाने के लिए और बाहरी लोगों को इसका पता लगाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता, और मुझे लगता है कि तुम्हारे संप्रदाय की वर्तमान लीडर भी कुछ ऐसा ही सोचती होगी, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे ये बात बाहर से पता लग सकती है। अर्थ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैं वास्तव में तुम्हारी नब्ज जांचने के बाद इस बात का पता लगा पाया हूं, और तुम्हारी प्रतिक्रिया से पता लगता है मैंने जो भी कहा वह बिल्कुल सच है। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आर्या ने दृढ़ता से कहा। केवल एक नाड़ी जांचने से हमारे संप्रदाय का इतना बड़ा राज पता कर लेना यह वाकई एक बहुत बड़ा मजाक है। यदि यह इतना ही आसान होता तो ब्लू विंड एम्पायर में अनगिनत स्पिरिट डॉक्टरों, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आर्या ने दृढ़ता से कहा। केवल एक नाड़ी जांचने से हमारे संप्रदाय का इतना बड़ा राज पता कर लेना यह वाकई एक बहुत बड़ा मजाक है। यदि यह इतना ही आसान होता तो ब्लू विंड एम्पायर में अनगिनत स्पिरिट डॉक्टरों ने ये राज न जाने कितने साल पहले ही पता कर लिया होता। मैं जानता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। उसने जमीन से औषधीय बर्तन और बॉक्स उठाया और घर के अंदर चला गया। मेरे पीछे आओ, अंदर जाते हुए उसने आर्या से कहा। आर्या की नजर उसके हाथों की वस्तुओं पर पड़ी और थोड़ी झिझक के बाद वो उसके पीछे कमरे में चली गई। औषधीय बर्तन और बॉक्स को अर्थ ने मेज पर रखने के बाद आर्या को बैठने के लिए कहा। आप क्या करना चाहते हैं? आर्या ने पूछा। जाहिर है मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आर्या ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा। इसकी जरूरत है या नहीं? अच्छा होगा यदि यह निर्णय तुम थोड़ी देर बाद लो, तुम्हें कम से कम इसे एक बार जरूर आजमाना चाहिए। अर्थ ने बॉक्स खोला और उसके अंदर से एक और छोटा चांदी का डिब्बा निकाला।
उसने आह भरते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं मूल रूप से जो भी कहता हूं तुम उस पर विश्वास नहीं करती हो, लेकिन कम से कम मेरे पास तुम्हें चोट पहुंचाने की न तो क्षमता है और न ही कोई कारण। मैंने आज सुबह सुबह अस्पताल से ये चीजें बड़ी मुश्किल से बरामद की हैं। इसका कारण सिर्फ ये था कि मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। यदि यह इलाज काम करता है तो यह अच्छा होगा, और यदि काम नहीं करता है तो भी इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो और इसे आजमाना नहीं चाहती हो तो फिर इसे भूल जाओ और ऐसे दिखावा करो कि यह मेरा एक तरफा स्नेह है। अर्थ के शब्दों ने आर्या को चैनका दिया और उसे थोड़ा गिल्टी महसूस होने लगा। ये सच है कि अर्थ ने जो पहले कहा था और अब जो कह रहा है वह सब उसके इलाज में मदद करने के लिए कहा था। उसके पास वाकई आर्या को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए परिणाम चाहे जो भी उसे सीधे तौर पर इलाज करने से मना कर देना थोड़ी जाती थी। आर्या ने अपने दिल में एक आह भरी और फिर अर्थ के बगल में बैठ गई और उससे कहा, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? क्या तुम इलाज कराने की इच्छुक हो? अर्थ ने उसकी ओर देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अर्थ के इस रवैये ने आर्या को यह तय करने में असमर्थ कर दिया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने अपनी आवाज में थोड़ी मिठास के साथ कहा, मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे। जब ने अर्थ ने अपना चेहरा वापस आर्या की ओर घुमाया तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इसके कारण आर्या उसे ध्यान से देखने लगी। इस लड़के मूड वाकई बहुत जल्दी बदल जाता है, आर्या ने मन ही मन कहा। अपना हाथ बढ़ाओ, अर्थ ने कहा। अर्थ आर्या के सामने बैठा था। आर्या ने उसकी बात सुनकर अपनी दोनों बाहों को फैलाया और मेज पर टिका दिया। उसकी सफेद आस्तीनें उसकी कोहनियों तक ऊपर उठी, जिसमें से बर्फ जैसी सफेद भुजाओं की एक जोड़ी दिख रही थी। अर्थ ने वो चांदी का डिब्बा खोला जिसके अंदर बहुत सारी चांदी की सुइयां व्यवस्थित रूप से रखी हुई थी। चांदी की सुइयां? क्या आप एक्यूपंक्चर का उपयोग करने जा रहे हैं? ये पूछते हुए आर्या की चांद जैसी भौहें ऊपर उठ गई थी। क्या तुम वास्तव में एक्यूपंक्चर के बारे में जानती हो? अर्थ ने कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर पूछा। एजोर क्लाउड महाद्वीप पर 10 लोग भी नहीं थे जो कि एक्यूपंक्चर जानते थे। हालांकि अर्थ और उसके चिकित्सा संत गुरु उन 10 लोगों में शामिल थे, लेकिन आकाश महाद्वीप पर यह स्पष्ट रूप से अधिक लोकप्रिय चिकित्सा पद्धतियों में से एक थी। यहां तक वो चुरू कबीले के अस्पताल में भी एक्यूपंक्चर उपकरणों का एक सेट ढूंढने में सफल हुआ था। बेशक मुझे पता है इसके बारे में, मैं ये भी जानती हूँ कि एक्यूपंक्चर तकनीकों में कुशल होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। आपको इसमें थोड़ी सी भी सफलता पाने के लिए दसियों साल लग जाते हैं। लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं सुना कि आप चिकित्सा तकनीकों का अध्ययन कर रहे थे, और एक्यूपंक्चर का तो जिक्र भी नहीं था। साथ ही आपके कमरे में भी पारंपरिक चिकित्सा की गंध या निशान तक नहीं है। आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? आर्या की आंखें हर समय सावधान और संदिग्ध थी। अर्थ ने एक चांदी की सुई निकाली और उसके एक छोर को 2 उंगलियों से पकड़ा। जब अर्थ ने चांदी की सुई उठाई तो आर्या की नजर थोड़ी विचलित हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्थ के हाथों में उस चांदी की सुई में एक विशेष प्रकार का अवर्णनीय सद्भाव था, जैसे कि वो अर्थ के हाथों से ही विकसित हुई हो। ये भावन बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट रूप से अस्तित्व में थी। अर्थ ने एक छोटी बोतल खोली और चांदी की सुई को ध्यान से अंदर डुबोया और कहा, मैं एक्यूपंक्चर तकनीक जानता हूं या नहीं इसका पता तुम्हें अभी पता लग जाएगा। बेशक अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है या फिर आपको लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूं तो तुम जब चाहो मुझे रोक सकती हो। उस बोतल के अंदर क्या है? आर्या ने उस छोटी बोतल को देखते हुए कहा। लाल सूरजमुखी का साधारण रस। अर्थ ने बिना सोच समझे जवाब दिया। उसकी नजर आर्या की बर्फीली बांह पर पड़ी और चांदी की सुई पकड़ने वाला उसका बायां हाथ थोड़ा सा टिमटिमाया। अर्थ की गति इतनी तेज थी कि आर्या को प्रतिक्रिया करने का भी मौका नहीं मिला। जब अर्थ का हाथ हटा तो उसकी उंगलियों के बीच की चांदी की सुई गायब हो चुकी थी। इसके बजाय वह चांदी की सुई आर्या की दाहिनी कलाई पर सटीक रूप से लंबवत धसी हुई दिख रही थी। आर्या को इससे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्या को इसका कोई एहसास ही नहीं हुआ। अगर वो उस चांदी की सुई को इस समय एकटक अपनी बाह में न देख रही होती तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि एक चांदी की सुई उसकी कलाई को छेद रही है। आर्या बिना आश्चर्यचकित हुए नहीं रह पाए। इतनी जल्दी नहीं, बल्कि कुशल। यह एक प्रकार का कौशल है जो आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया था। ये कौशल उस बिंदु तक पहुंच गया है जिसे इसका चरम कहा जा सकता है। आर्या ये सब आश्चर्यचकित होकर सोच ही रही थी कि इतने में ही अर्थ ने दूसरी चांदी की सुई उठाए और उसे बोतल में रखे रस में डुबोया और उसे भी आर्या की कलाई में छेद दिया। इसी प्रकार पलक झपकते ही आर्या के कलाई में एक के बाद एक करके 4 चांदी की सुइयां उसकी कलाई में दिखने लगी। दाहिने हाथ के बाद अन्य 4 चांदी की सुइयों ने आर्या की बाईं कलाई को भी छेद दिया।
हर बार अर्थ की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि आर्या को केवल एक धुंधली छाया ही गुजरती हुई दिखाई देती थी। प्रत्येक चांदी की सुई के छेद के साथ उसके हृदय में आश्चर्य भी बढ़ रहा था। वह नहीं जानती थी कि अर्थ के इलाज का उस पर कोई असर होगा या नहीं, लेकिन वो मूल रूप से ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मंत्रमुग्ध कर देने वाली यह कुशल तकनीक एक 16 वर्षीय लड़के द्वारा की गई थी। अपने हाथों को आराम दे और लगातार गहरी सांस लो। और तुम्हें गहन अभी किसी भी हालत में गहन शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। अर्थ की आवाज आर्या के कानों में गूंजी और उसने वैसा ही किया जैसा कि अर्थ ने कहा। उसने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए और उसकी सांसें शांत हो गईं। उसे अचानक अपने दोनों हाथों के भीतर बर्फीली ठंडी हवा का बहाव महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कब बर्फीली ठंडी हवा बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही है और हवा तेजी से उन एक्यूपंक्चर पॉइंट की ओर बढ़ी जिन्हें चांदी की सुइयों द्वारा छेदा गया था। अचानक सफेद धौंध के कण चांदी की सुइयों पर दिखाई देने लगे, जिससे आसपास का तापमान भी थोड़ा कम हो गया। अपने हाथों से भागती हुई ठंडी हवा और तेजी से बढ़ते सफेद कोहरे को महसूस करते हुए आर्या का बर्फीला चेहरा तेजी से हिल गया। कुछ मिनट में सफेद कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया। इस समय अर्थ अचानक आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथों को झटका, जिससे उसके उंगलियां मृगतृष्णा की तरह घूमी और एक सेकंड में आर्या के हाथों की 8 सुइयां गायब हो गईं। और वो सभी सुइयां एक बार फिर अर्थ के हाथों में दिखाई देने लगी, जिसे उसने एक अलग डिब्बे में रख दिया। ये ठंडी हवा जितना मैंने सोचा था उससे भी अधिक भारी है। अच्छा है कि तुम मुझसे मिली, अर्थ ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। और फिर चांदी की सुइयों का डिब्बा बंद कर दिया और कहा, अब बताओ मेरी वाइफी, अब तुम्हारे हाथ कैसा महसूस कर रहे हैं? आर्या ने अपने दोनों हाथों को उठाया, उसकी आंखें डगमगा रही थीं। हल्का आरामदायक गर्माहट उसके हाथों को ऐसा ही महसूस हो रहा था मानो वह अचानक किसी बंधन से मुक्त हो गई हो। फ्रोजन क्लाउड आर्टिस्ट का अभ्यास करने के बाद ये पहली बार था कि उसने हथेली और बाहों में इस तरह की गर्माहट को महसूस किया था। उसने अर्थ को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और आश्चर्य से पूछा, वास्तव में यह क्या है? ये वास्तव में सरल है। मैंने अभी अभी तुम्हारे हाथों के अंदर की ठंडी हवा को बाहर निकाला है। साथ ही मैंने तुम्हारे कुछ अवरुद्ध एक्यूपंक्चर पॉइंट को भी खोल दिया है। अर्थ ने विनम्रतापूर्वक कहा, तुम्हारे संप्रदाय की तकनीक गहन शक्ति को बर्फ की तरह ठंडा कर देती है और इस प्रकार आपकी शक्ति में भी काफी वृद्धि होती है। ये बर्फ की तरह ठंडी शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है और इस ठंडी शक्ति के कारण किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यह एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है। आज सुबह जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुम्हारी हथेली का तापमान एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक ठंडा था। शायद तुम्हारे संप्रदाय के सदस्य वास्तव में मानते हैं कि यह फ्रोजन क्लाउड आर्टिस्ट के अभ्यास का अपेक्षित परिणाम है, लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से इस तरह का तापमान को सामान्य मानना बहुत ही अजीब होगा। आमतौर पर जब आप अपनी गहन शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं तो ये ताकत अपनी मिस्टिक वेन्स में एकत्रित हो जाती है और आपके शरीर को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि जैसे ही इसका उपयोग किया जाता है तो फ्रोजन क्लाउड गहन शक्ति आपके पूरे शरीर से जुड़ जाती है और जब इसे छोड़ते हैं तो ये शरीर को घायल कर देती है। बड़ी मात्रा में ये ठंडी हवा आपके रक्त, अस्थि मज्जा और आपकी डेटियन में प्रवेश कर चुकी है और यह अभी भी लगातार बढ़ रही है, जो कि समय के साथ लगातार आपके आंतरिक अंगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी और आपके जीवन को अन्य लोगों की तुलना में छोटा कर देगी। ये नकारात्मक प्रभाव वास्तव में ऐसी चीजें हैं जिनका सामना आप सामान्य तौर कभी करना नहीं चाहोगी। इसके अलावा इस ठंडी हवा के कारण शरीर के कई आंतरिक अंग बार बार एनेथन करेंगे और बंद हो जाएंगे, जिससे आपकी गहन शक्ति का उपयोग करने की क्षमता प्रभावित होगी। तुम अपने हाथों से अब गहन शक्ति का प्रयोग करके देख सकती हो और ये देख सकती हो कि यह पहले की तुलना में कैसा है, अर्थ ने शांत चेहरे के साथ कहा। अर्थ के द्वारा दिए गए तर्क को समझना इतना आसान था कि कोई मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाए। एक बार जब अर्थ की प्रतिक्रियाएं गंभीर हो गई तो उससे सवाल करना या उसकी बात का खंडन करना मूल रूप से असंभव था। जैसे जैसे अर्थ बोल रहा था उसका दिल वास्तव में उदास हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था, लेकिन ये सच भी बकवास था। ये बात सच थी कि भीतर एकत्रित होने वाली ठंडी हवा शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर फ्रोजन क्लाउड आर्टिस्ट का अभ्यास करना इतना ही असहनीय होता तो फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा आज इतनी नहीं होती और यह ब्लू विंड साम्राज्य के शीर्ष 4 संप्रदायों में नहीं गिना जाता। कुछ समय तक फ्रोजन क्लाउड आज का अभ्यास करने के बाद शरीर पूरी तरह से इसका आदी हो जाएगा और फिर शरीर की ठंडी हवा जो हानिकारक थी वो न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगी बल्कि सहायता भी प्रदान करेगी। हालांकि आर्या केवल 3 या 4 वर्षों से ही इसका अभ्यास कर रही थी और पूरी तरह से इसकी आदी नहीं हुई थी। उसे अपने अनुभव से अर्थ के सभी तर्क मौलिक रूप से निर्दोष लग रहे थे, लेकिन वहीं अर्थ तो कुछ और ही सोच रहा था।
उसके लिए इलाज तो एक बहाना था, फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का दोष बताना भी केवल एक बहाना था। असल में वो क्या हासिल करना चाहता था ये तो केवल वही जानता था। तो आखिर क्या चाहता है अर्थ? क्या वो वाकई आर्या को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? 20 तुम्हें अपने कपड़े उतरने होंगे। अर्थ के शब्दों को सुनने के बाद आर्या ने अपनी गहन शक्ति को आने हाथों में केंद्रित करने की कोशिश की और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि पहले की तुलना में उसके हाथों में केंद्रित शक्ति कई गुना बढ़ गई थी और इसके बहने की गति भी 20 से 30% तक बढ़ गई थी। आर्या की प्रतिक्रिया देखकर अर्थ ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पहले की तुलना में काफी ज्यादा और तेज है? यदि हम तुम्हारे शरीर की बची हुई सारी ठंडी हवा को बाहर निकाल देते हैं और साथ ही तुम्हारे मेरिडियन और डेटियन को पूरी तरह से साफ कर देते हैं, तुम्हारे शरीर का तापमान सामान्य स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के जितना ही रहेगा और तुम्हारी ताकत पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी गहन शक्ति के उपयोग करने की गति भी 50% तक बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग करने की गति अभी की तुलना में कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। तभी उसने आर्या के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव देखे। उसके चेहरे को देखकर अर्थ ये समझ नहीं पा रहा था कि आर्या के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, और उसने आगे कहा, खैर छोड़ो, मैं ये सब यूं ही बड़बड़ाए जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ये काम करने की इजाजत कभी नहीं दोगी। और इसके साथ ही उसने वो सामान समेटना शुरू कर दिया जो वो अस्पताल से लाया था। आपने अभी क्या कहा कि मेरी ट्रेनिंग की गति 10 गुना तेज हो जाएगी? आर्या ने अचानक अपना सिर घुमाया। अर्थ की बातों ने उसे बिल्कुल चौंका दिया था। वो उसकी बातों पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। आर्या ने ऐसी गोलियों के बारे में सुना था जो कि किसी की ट्रेनिंग की गति को 1 या 2 साल के लिए दोगुना कर सकती थी, लेकिन ऐसी गोली प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होता था। इतना ही नहीं, इस प्रकार की गोलियों के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकते थे। फिर भी अर्थ उसकी गति 10 गुना तेज होने की बात कर रहा था, वो भी जीवन भर के लिए। ये बात आश्चर्य से भी कहीं ज्यादा थी। यदि वास्तव में इस दुनिया कोई ऐसी चीज उपलब्ध थी जो कि किसी की ट्रेनिंग की गति को स्थायी रूप से 10 गुना तेज कर सकती है, तो आर्या को बिना किसी संदेह के यह विश्वास था कि ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया के ताकतवर लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहां तक ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए ब्लूविन साम्राज्य के चारों संप्रदाय भी जंग छेड़ने से थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे। अर्थ ने आर्या के सवाल का जवाब हाँ में देते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं। वहीं अर्थ के रवैये के कारण आर्या को भी उस पर विश्वास करना पड़ा। उसके इलाज का प्रभाव जिसे आर्या ने खुद महसूस किया था, वो आश्चर्यजनक था। इसके बाद अर्थ ने जो भी बातें उससे कही वो उन पर सवाल उठाने में असमर्थ थी। विशाल फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय जो हजारों वर्षों से पूरे ब्लू विंड साम्राज्य में अपनी ताकत का लोहा मनवाता आ रहा है, उसने कभी भी किसी ऐसी विधि के बारे में नहीं सुना था जिसके परिणाम इस तरह चौंकाने वाले हों। और इस छोटे से तियान शहर में विकृत गहरी नसों वाला एक 16 साल का युवा पूरे आत्मविश्वास से इस तरह की बात कर रहा था, और आर्या खुद को उस पर विश्वास करने से रोक नहीं पा रही थी। यदि इसका प्रभाव वास्तव में वैसा ही है जैसा कि आपने दावा किया है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं इसके लिए सहमत नहीं होंगी? आर्या ने पूछा। इसका बहुत सीधा सा एक कारण है, जिस वजह से शायद तुम इलाज न करवाओ। अर्थ ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। और वो कारण क्या है? आर्या ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। अर्थ ने अपने मुंह का कोना उठाया और जोर से बोला, ये कारण बहुत ही सरल है। यदि तुम इसके बारे में ठीक से सोचोगी तो समझ जाओगी। तुम्हारे पूरे शरीर की ठंडी हवा को बाहर निकालने के लिए और तुम्हारे मेरिडियन को साफ करने के लिए तुम्हें निश्चित रूप से अपने पूरे शरीर पर सुइयां लगवानी होगी। इसलिए निश्चित रूप से तुम्हें अपने कपड़े भी उतारने होंगे, या कम से कम तुम्हें अपनी पूरी पीठ तो मुझे दिखानी ही होगी। और तुम तो मुझे अपना हाथ भी नहीं पकड़ने देती, ऐसी में तुम मेरे सामान कपड़े उतारने की बात तो फिर छोड़ ही दो। बात करते समय अर्थ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान भी दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही उसने कहा, मुझे अब ये सामान अस्पताल में वापस ले जाना चाहिए। और उसने आर्या से एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम मेरी पत्नी हो और कल रात के सन्नाटे में तुम मेरे लिए कंबल देने भी आई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अर्थ को सब कुछ पैक करते देख आर्या के भाव लगातार बदल रहे थे। अंत में वो बोली, मैं हमेशा से ही अपने शरीर में इकट्ठी होने वाली ठंडी हवा के बारे में जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि यदि यह ठंडी हवा मेरे शरीर से बाहर निकल जाए तो इससे मेरे शरीर को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, लेकिन इसका मेरी ट्रेनिंग गति के बढ़ने से क्या लेना देना है? ऐसा आप किस तकनीक का उपयोग करने वाले हैं? यह एक बहुत ही जटिल चिकित्सा ज्ञान है और इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। इसके अलावा मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर मैंने समझाया भी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा।
अर्थ स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा। उसके माथे से ठंडा पसीना निकाल रहा था। उसका मानना था कि एक्यूपंक्चर तकनीक देखकर ही आर्या को ये समझ जाना चाहिए था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी वो इसके बारे में संदेह करेगी और सीधे मामले की जड़ के बारे में पूछेगी। लेकिन आर्या का संदेह भी जायज था, क्योंकि वास्तव में ठंडी हवा और ट्रेनिंग की गति के बीच थोड़ा सा भी संबंध नहीं था। लेकिन अर्थ की बात के बाद आर्या इस विषय के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की। लेकिन उसने अर्थ से पूछा, ये सब आपने कहां से सीखा? अभी आपकी एक्यूपंक्चर तकनीक को देखकर लगता है कि आपके पास निश्चित रूप से ब्लू विंड साम्राज्य के विशाल मेडिकल कॉलेजों में शामिल होने की योग्यता है। यदि आप वास्तव में वह करने की क्षमता रखते हैं जो कि आपने कहा है, तो इस छोटे से तियान शहर की बात ही छोड़ दो, पूरे ब्लू विंड साम्राज्य के लोग आपका सम्मान करेंगे। इस तरह की प्रतिभा के साथ आप अज्ञात कैसे रह सकते हैं, और इसके बजाय आप यहाँ एक अपंग व्यक्ति के रूप में इतनी बेइज्जती का सामना कर रहे हैं? ऐसा क्यों? अर्थ ने अपने ओंठ तिरस्कार से सिकोड़ लिए और फिर शांति से बोला, मुझे ये सब मेरे आचार्य ने सिखाया है। आपके आचार्य? आर्या की भौहें तुरंत हिल गईं। उसने ये कभी नहीं सुना था कि अर्थ के कोई आचार्य भी है। हाँ, मेरे आचार्य। मेरे आचार्य एक महान चिकित्सा संत थे। उनका पूरा जीवन अपने ज्ञान का उपयोग करके लोगों की मदद करने में व्यतीत हुआ और उन्होंने अनगिनत लोगों, मरने वाले और घायल लोगों को बचाया है। मैं उनसे तब मिला था जब मैं बहुत छोट था। उन्होंने मुझे चिकित्सा निदान के 4 तरीके, सुई का उपयोग कैसे करें, औषधि विज्ञान और विष विज्ञान के सिद्धांत सिखाए हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि स्वर्ग के नीचे असंख्य औषधियां, विष, कीट और जड़ी बूटियां हैं। मैं उनका एकमात्र उत्तराधिकारी हूं। उनकी दयालुता मेरे लिए पहाड़ जितनी भारी है, जिसे मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका सकता। बाकी तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। इसके अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में न बताएं कि मैं चिकित्सा का अभ्यास करता हूं। यहाँ तक कि मेरे दादाजी और छोटी चाची को भी इस बारे में पता नहीं है। मरे अलावा आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसे यह बात पता है। जैसे ही अर्थ ने अपने मृत आचार्य के बारे में सोचा, उसके चेहरे पर उदासीन भाव दिखने लगे। यह उदासी की भावना बिल्कुल सच्ची थी, जिसमें जरा भी झूठ और चालाकी नहीं थी। इस सच्ची भावना ने आर्या को भी प्रभावित किया और उसने अर्थ के शब्दों पर पूरा विश्वास किया और धीरे से कहा, आप इतने युवा हैं और फिर भी एक्यूपंक्चर में इतना चैनकाने वाला कौशल रखते हैं। ऐसा लगता है कि आपके आचार्य निश्चित रूप से एक महान डॉक्टर हैं। वो दुनिया के सबसे महान डॉक्टर थे। इस दुनिया में कोई उनके आसपास भी नहीं है। थोड़ी देर बाद झिझकने के बाद आर्या ने अपना मन बनाया और कहा, तो फिर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपने जो स्थायी रूप से मेरी ट्रेनिंग गति को 10 गुना बढ़ाने की बात कही है वो सच है? क्योंकि मैंने ये कहा है तो एक डॉक्टर के रूप में मैं अपने महान आचार्य का नाम मिट्टी में तो नहीं मिलाऊंगा, लेकिन 1 मिनट कहीं तुम इसे आजमाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? अर्थ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आर्या ने राहत की एक छोटी सांस ली और कहा, यकीन है कि आपको केवल मेरी पीठ देखने की आवश्यकता है। अर्थ की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा आर्या के करीब आ गया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सब कुछ दिखाना चाहो तो बेशक दिखा सकती हो। आर्या की भौहें झुक गईं और उसकी सफेद आस्तीनें लहराई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला और अर्थ का पूरा शरीर कांपने लगा। इसके बाद आर्या बिस्तर पर जाकर उल्टी लेट गई और बोली, चलो शुरू करते हैं। मुझे देखना है कि क्या आपकी चिकित्सा तकनीकन उतनी ही चमत्कारी है जितना कि आपने दावा किया है। हालांकि यदि आपके मन में कोई ऊल जलूल विचार आए तो आपको माफ नहीं करूंगी। अर्थ ने एक कुटिल मुस्कान दी और कहा, अगर मेरे पास ऐसे विचार होंगे भी तो भी मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश करूं तो तुम मुझे एक थप्पड़ मार सकती हो। इसी के साथ उसने चांदी की सुइयों का बॉक्स और लाल सूरजमुखी के रस की बोतल एक बार फिर से खोली और बिस्तर पर लेटी आर्या के पास चला गया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, कपड़े उतारो। वैसे तो यह एक शुद्ध शब्द था, लेकिन अर्थ के द्वारा चिल्लाए जाने पर ऐसा लगा जैसे कि कोई दुष्ट अत्याचारी किसी निर्दोष महिला पर जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है। अर्थ को भी यकीन था कि भले ही आर्या को कपड़े उतारे पड़े, फिर भी वो वह मना नहीं करेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्या स्पष्ट रूप से गहन शक्ति की ऊंची ऊंचाइयों पर चढ़ने की चाहत रखने वाली लड़की है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो वह भावनाओं और जुनून दोनों से दूर रहने के परिणामों की परवाह किए बिना फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में शामिल नहीं होती। यदि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि अर्थ ने कहा था तो उसे कपड़े उतारने में भी ज्यादा समस्या नहीं थी। आखिर था तो वो उसका पति ही और उसे सिर्फ पीठ ही तो देखनी थी। उसने अर्थ के सामने अपनी पीठ की और पेट के बल लेट गई और अपनी पोशाक के बटन खोल दिए। धीरे धीरे उसकी सफेद पोशाक उसके कंधों से और सफेद भुजाओं से नीचे फिसल गई और एक खूबसूरत चमकदार पीठ अर्थ की आंखों के सामने आ गई। आर्या ने कंबल को अपनी छाती से पकड़कर खींच लिया। उसकी सुराहीदार गर्दन और कंधे की त्वचा बिल्कुल मुलायम और गुलाबी प्रतीत हो रही थी, मानो उसे चिकनाई दी गई हो।
अर्थ की मूत्रमुग्ध निगाहें चौड़ी हो गईं, जैसे कि वह समाधि में चला गया हो। तुरंत शुरू करो, आपको कोई अन्य विचार लाने की अनुमति नहीं है, आर्या ने अपनी आंखें बंद करते हुए ठंडी आवाज में कहा। क्या एक महिला के शरीर को उसके पति द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए? अर्थ ने धीरे से बुदबुदाया और फिर अपना मुंह बंद किया और एक चांदी की सुई उठाई। जैसे ही सुई उसके हाथों में आई, उसके भाव एकाग्र हो गए। आर्या कुछ बोलने वाली ही थी कि उसने अर्थ की सांसों को गति को महसूस किया और फिर कुछ नहीं बोली। हालांकि वह भी उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो भी अर्थ ने कहा वह सच है, लेकिन ट्रेनिक गति को तेज करने की लालच में वो उसका विरोध नहीं कर पाए। अर्थ की कलाई थोड़ी सी हिली और एक चांदी की सुई ने आर्या की पीठ के एक एक्यूपंक्चर पॉइंट को छेद दिया। उसकी उंगली ने आर्या की पीठ को छुआ भी नहीं था। अर्थ ने अपनी उंगलियों को ऐसे हिलाना शुरू किया जैसे कि वे हवा में उड़ रही हों। चांदी की सुइयों को उसने एक एक करके उठाया और तेजी से सटीक रूप से आर्या की पीठ में छेद दिया। अर्थ की गति इतनी तेज थी कि केवल एक हिलती हुई छाया ही दिखाई दे रही थी। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसका सारा ध्यान उसकी पीठ पर था। तभी उसने महसूस किया कि जब भी कोई चांदी की सुई उसकी पीठ के अंदर जाती है तो उस सुई के साथ हमेशा एक गहन शक्ति भी जुड़ी रहती है। इस बात आर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अर्थ की शारीरिक स्थिति के बारे में अच्छे से पता था। अपनी विकृत नसों के साथ वह केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर था, लेकिन उसकी पीठ में डाली गई सुई के साथ आने वाली गहन शक्ति भले ही सूक्ष्म थी, लेकिन ये प्राथमिक गहन क्षेत्र की सीमा से ऊपर की थी। वह नहीं जानती थी अर्थ को सुइयों के साथ गहन शक्ति जोड़ने की आवश्यकता क्यों है, लेकिन ये स्पष्ट था कि अर्थ प्रत्येक सुई के साथ अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा है। उसने पहली 8 सुइयों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही तेज गति से डाली गई थी और उसका पूरा ध्यान अर्थ की तकनीक पर था। इस समय आर्या की पीठ पर कुल 23 सुइयां दिख रही थी। अर्थ की गति भी प्रत्येक सुई के साथ थोड़ी कम होती जा रही थी। यदि आर्या पीछे मुड़कर देखती तो उसे पता चलता कि अर्थ का चेहरा इस समय पूरा लाल हो गया है और वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया है। एक बार इलाज के बाद आर्या की ताकत किस लेवल तक बढ़ जाएगी? क्या अर्थ ने जो भी कहा वो वाकई सच है? स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक दिस स्टोरी।